इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त 57। डॉक्टर बहारे शहराम सर ने तमाम डॉक्टर्स को मीटिंग रूम में जमा होने को कहा है। डॉक्टर अनीज़ा ने बहारे गुल से कहा, जो मसरूफ़ अंदाज में जनरल वार्ड में कुछ पेशेंट्स को चेक कर रही थी। अनीज़ा की बात पर उसने एक नज़र उसे देखा था और फिर सर झटकते अपनी पेशेंट को चेक करने लगी। अनीज़ा बहारे का लापरवाह अंदाज देखकर ठटकी थी। सर शहराम, डॉक्टर बहारे ज़रा जल्दी आइएगा। सर शहराम वक्त के बहुत पाबंद हैं। वो किसी किस्म के एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ नहीं सुनते। पूरे स्टाफ के सामने आपको डांट देंगे, फिर ना कहिएगा आपको वार्न नहीं किया। डॉक्टर अनीज़ा ने बहारे के चेहरे पर इत्मीनान देखकर उसे शहराम की सख्त तबीयत के बारे में आगाह करते डराना चाहा। ओके डॉक्टर अनीज़ा, मैं आ जाऊंगी, मुझे अपने पेशेंट को तो चेक करने दें। बहारे डॉक्टर अनीज़ा को देखते मुस्कुराते हुए बोली, ओके एज़ यू विश। डॉक्टर अनीज़ा कंधे अचकाते हुए वहाँ से चली गई थी। उसे यकीन था आज बहारे की अच्छी खासी क्लास होगी। डॉक्टर बहारे ज़रा जल्दी आ जाइएगा। सर शहराम वक्त के बहुत पाबंद है। वो किसी किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं सुनते। पूरे स्टाफ के सामने आपको डांट देंगे, फिर ना कहिएगा आपको वार्न नहीं किया। डॉक्टर अनीज़ा ने बहारे के चेहरे पर इत्मीनान देखकर उसे शहराम की सख्त तबीयत के बारे में आगाह करते डराना चाहा था। ओके डॉक्टर, मैं अनीज़ा आ जाऊंगी, मुझे अपने पेशेंट को तो चेक करने दे। बहारे डॉक्टर अनीज़ा को देखते मुस्कुराते हुए बोली, ओके एज़ यू विश। डॉक्टर अनीज़ा कंधे अचकाते वहाँ से चली गई। उसे यकीन था बहारे की अच्छी खासी क्लास होगी। शहराम इस हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर कितना संजीदा था, सारा स्टाफ अच्छी तरह समझता था। बहारे संजीदगी से अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। इस वक्त जनरल वार्ड में जो मरीज़ थे फ्लू, बुखार, फूड पॉइजनिंग में मुब्तला थे। कोई भी सीरियस हालत में नहीं था। डॉक्टर बहारे, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तमाम डॉक्टर्स मीटिंग हॉल में जमा हैं। आप भी आ जाइए। डॉक्टर फुरकान बहारे को मुतला करते बोला। डॉक्टर फुरकान, मेरे थोड़े से पेशेंट रहते हैं, इन्हें चेक कर लूँ तो आती हूँ। बहारे ने डॉक्टर फुरकान को देखते कहा। मिस बहारे, सर शहराम इस हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन को लेकर बहुत सीरियस हैं, तभी तो यह हॉस्पिटल का म्यार इतना अच्छा है। यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन की रिपोर्ट इंटरनेशनल के एक जरीदे में कल छुपी है। खैबर पख्तूनख्वा का बेस्ट हॉस्पिटल गर्दाना जा रहा है। ये सर शहराम के अंतक मेहनतों और काविशों का नतीजा है। आप तो यहाँ पर नहीं हैं, मगर वो पिछले 6 माह से इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। 6 महीनों में उन्होंने इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। क्या बंदा है वो। आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर फुरकान की बातों पर बहार ने इस्तेहज़ाइया निगाहों से फुरकान को देखा, जो शहराम से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रहा था। आप जाएं, मैं आ जाती हूँ, बहार ने स्मार्ट लहजे में कहा। इससे ज़्यादा वो शहराम की तारीफ़ें नहीं सुन सकती थी। उसके नज़दीक शहराम की काबिलियत ये थी जब वो ये सब कुछ अपने बलबूते पर करता। जो इंसान उसकी ज़िद पर अपनी पहाड़ाई छोड़ सकता था, उसमें भला क्या खूबियाँ हो सकती थी, जिसने एक ज़िद की बना पर अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया। वो कैसे इस हॉस्पिटल का मुस्तकबिल हो सकता है? ज़मीन दाजी की दी हुई थी, सरमाया ज़रान लाला का दिया हुआ है। हॉस्पिटल की रेपुटेशन अच्छी होने ही थी। इतने काबिल यंग डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में हायर्ड थे, जो सिर्फ कुछ करने के ख्वाहिशमंद थे। इनमें कुछ करने का बहुत पोटेंशियल था, और ना उनकी तनख्वाहें ना होने के बराबर थी। पिछले 1 हफ्ते से शहराम इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। उसने देखा था तमाम डॉक्टर्स कितनी अच्छी तरह से हॉस्पिटल को संभाल रहे थे। शहराम के बगैर भी ये हॉस्पिटल अच्छा ही चल रहा था। मीटिंग में वो क्या करने वाला था? ना उसके पास काबिलियत थी, ना कोई डिग्री। बहारे झंझलाते हुए स्टेथोस्कोप अपने गले से उतारकर एक बच्चे को चेक करने लगी, जिसे निमोनिया की तशखीस हुई थी। शहराम पिछले 1 हफ्ते से हवेली नहीं आया था, ना ही वो हॉस्पिटल आ रहा था।
वो कहाँ था उसने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा था। उसकी गैर मौजूदगी पर बहुत खुश थी। हवेली होता तो उसे यकीनन रात भर अपनी शिद्दतों से जगाए रखता। हॉस्पिटल की टफ ड्यूटी निभाने के बाद उसे नहीं झेल सकती थी। अब वो वापस आ गया था। यकीनन वो अब अपनी शिद्दतों से उसकी नींद अजाब किए रखेगा। वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो जानती थी। पता नहीं ये एक हफ्ता कैसे गुजार लिया था। बहारें गुस्से से झंझला कर रह गई थी। बहारें ने शहराम से एक मरतबा भी पूछा नहीं था वो कहाँ है, मगर वो रोज़ इस एक हफ्ते के दौरान उसकी ड्यूटी के दौरान फ़ोन करता था। उसे कोई मसला परेशानी तो नहीं। उसके हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे कॉल ज़रूर करता था और उसके हॉस्पिटल से ऑफ होने पर भी उसे कॉल ज़रूर करता था। अब वो वापस आ गया था। बहारे की गुस्से और झंझलाहट में इजाफा हो रहा था। इतने दिनों से अपने अनपढ़ आवारा गर्द दोस्तों के साथ था, तब तो इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं थी। भारे गुस्से से तलमिलाते हुए बड़बड़ाई। उसका अभी मीटिंग रूम में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो सर झटकते अपने मरीजों को चेक करने लगी। बाहर दरवाज़ा नॉक करते मीटिंग रूम में दाखिल हुई। तमाम डॉक्टर्स बड़ी सी टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। टेबल की एक तरफ शहराम बैठा हुआ था। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुए था। आस्तीनें कहनियों तक फोल्ड की हुई थी। वाइट शर्ट और जीन्स में उसकी मर्दाना वजाहत झलक रही थी। घनी मूछें उसके वजीह चेहरे की कशिश और रोब को बढ़ा रहे थे। वहाँ मौजूद फीमेल्स डॉक्टर्स और यहाँ तक कि मेल डॉक्टर्स भी उससे मुतासिर नज़र आ रहे थे। शहराम अपने असली एतमाद के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। भारे सबको एक नज़र देखते खाली चेयर पर बैठ गई। सबकी नज़रें शहराम खानज़ादा से होते बहारे पर जा ठहरी थी। बहारे के आने पर शहराम खामोश हो गया था। उस संजीदा निगाहों से बहारे को ही देख रहा था। शहराम के खामोश होने पर सबको यकीन हो गया था बहारे की अच्छी खासी क्लास होने वाली है। वो बिना एक्सक्यूज़ के बड़े धड़ल्ले से चेयर पर बैठ चुकी थी। शहराम ने गहरी नज़रों से बहारे को देखा, जो ब्लू सिंपल से ड्रेस में मलबूस थी। ब्लू कलर का जार्जर दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ था। कंधे पर एक तरफ ब्लैक गर्म शॉल ओढ़ रखी थी। पिंक लिपस्टिक लगाए वो सीधा शहराम खानज़ादा के दिल में उतर रही थी। शहराम ने बमुश्किल ही अपनी नज़रों का जाविया बदला था। शहराम को खामोश देखकर तमाम डॉक्टर्स हैरान हुए थे। शहराम ने बहारे के इतनी देर से आने पर उसे कुछ नहीं कहा था। खामोशी से डॉक्टर बहारे को देख रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हुआ हो। तो मैं क्या कह रहा था? शहराम की भारी आवाज़ दफ्तन गूंजी। उसने अपनी कैफियत पर बामुश्किल काबू पाया था, वरना इस दुश्मनी जान को देखते वो कहाँ अपने होश में रहता था, जो उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। शहराम अपनी गनी बेड पर हाथ फेरते बेचैनी से पहलू बदलते हुए वहाँ बैठे हुए तमाम डॉक्टर्स की तरफ मतवज्जा हुआ। I asked all of you what are the problems of this hospital. This hospital is new, so surely the problems here will be more. Let me know what you guys find, so I try to fix it. मुझे आप सबसे पूछना है इस हॉस्पिटल के मसाइल क्या हैं? यह हॉस्पिटल नया है तो यहाँ के मसाइल भी ज़्यादा होंगे। जो आप लोगों ने महसूस किए मुझे बताएं, मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहारे शहराम को इंग्लिश बोलता देखकर शशदर हुई थी। वो बहुत इत्मीनान और रवानगी से बिना अटके अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। बहारे ने तहैयर ज़दा होते शहराम को देखा। उसके जहन में झमाका हुआ था। जब वो उसे सवाद के होटल से वापस लाया था, तब भी उसने रास्ते में अंग्रेज़ी में बात की थी। सर, इस हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स यंग हैं। उनका तजर्बा बहुत कम है। समटाइम वो सीरियस मरीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। मुझे लगता है यहाँ वेल ट्रेड तजर्बाकार सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है।
और इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही सर्जन है, वो भी मेल है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपनी ख़वातीन का इलाज यहाँ से नहीं करवाते। वो सीरियस कंडीशन में अभी तक इन्हें दूर दराज हॉस्पिटल ले जाना प्रेफर करते हैं, जहाँ फ़ीमेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और सर्जन मौजूद हों। यही सबसे बड़ा मसला है इस हॉस्पिटल का। डॉक्टर क़य्यूम ने संजीदगी से कहा तो तमाम डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया था। तमाम डॉक्टर्स ने तायद में सर हिलाया था। शहराम ने परसोच अंदाज में सर हिलाते अपनी घनी बेड पर हाथ फेरा। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा ये मसला जल्द से जल्द हल कर दूँ। मेरी एक दो सीनियर डॉक्टर से बात हुई है, मुझे यकीन है वो यहाँ पर काम करने के लिए रजामंद हो जाएंगे। आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे आप लोगों का बेस्ट चाहिए। यहाँ जितने भी सीनियर्स डॉक्टर्स हैं आ जाएं। जो पोटेंशियल यंग डॉक्टर में होती है वो किसी डॉक्टर में नहीं होती। मुझे यकीन है आप लोगों की मेहनत की वजह से ये हॉस्पिटल यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल होगा। हम लोग एक टीम की तरह काम करें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शहराम ने अपनी सामने रखे फाइल्स बंद करते हुए संजीदगी से कहा। सब डॉक्टर्स ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था। वो सब अपनी अपनी नशिस्तों से उठते बाहर के जाने पड़े। डॉक्टर बहारे, आप रुकें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शहराम की संजीदा आवाज़ पर बहारे दरवाजे के पास जाते जाते रुकी थी। सब डॉक्टर्स ने एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखा था। उन्हें यकीन था डॉक्टर बहारे की शहराम के हाथों क्लास होने वाली है। बहारे सब की मानी खेज नज़रों का कुछ और ही मतलब समझते ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई थी। उसे शहराम पर बहुत गुस्सा आया था, जो उसके मना करने के बावजूद इस किस्म की हरकत कर रहा था। बहारे ने शोला बार निगाहों से शहराम को घूरा। शहराम उसके घूरने पर मद्दम सा मुस्कुरा गया। इतने दिनों से अपनी बहारे का गुस्सा उसने कितना मिस किया था, वो वही जानता था। सबके जाने के बाद शहराम ने अपनी चेयर से उठकर दरवाजे को लॉक किया। बहारे को कलाई से पकड़ते अपने सीने में भींचा। तुम कहाँ जा रही थी मेरी बहारे? इतने दिनों बाद आया हूँ, मुझे जी भर कर तो खुद को देख तो लेने दो। शहराम गंभीर आवाज़ में कहते इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते बेखुदी में उसके लबों पर झुका। ये लड़की उसकी कमज़ोरी थी। रुखसती के बाद वो उसे रगो जान से भी बढ़कर हो गई थी। उसका दीन मुकम्मल करने वाली, उसको राहत पहुंचाने वाली। उसका गुस्सा, उसके नखरे सर आंखों पर, उसके नखरे सारी उम्र उठा सकता था। शहराम, क्या कर रहे हो? बहारे उसे खुद से दूर करते झंझलाई थी। इतने दिनों की प्यास मिटा रहा हूँ। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी ये गुलाब बहुत पसंद है। शहराम उसकी दूर छिटकने पर उसे मुस्कुराते हुए अपने सीने में भींच गया था। इतने दिनों बाद देखा था, इसलिए इसकी कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। शहराम, ये हॉस्पिटल है। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम इस तरह मुझे यहाँ रोककर क्या साबित करना चाह रहे हो? सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? बहारे शहराम की गिरफ्त से निकलते नागवारी से बोली। शहराम उसके चेहरे पर नागवारी देखकर लब भींच गया था। यही एक चीज़ थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके करीब जाने पर उसके चेहरे की नागवारी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहारे शहराम को एक नज़र देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी। शहराम ने उसे कलाई से पकड़े दरवाजे के साथ लगाया। गुस्से की वजह से उसे दरवाजे की तरफ धकेल चुका था। उसने गुस्से में भी खुद पर कंट्रोल रखा था कि वो हर्ट ना हो। बहारी की नाजुक तबीयत इतनी भी सख्ती कहाँ गवारा कर सकती थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखों में आंसू ठहरे थे, जो सिर्फ शहराम को दिखाने के लिए थे। वही हुआ, वो गहरा सांस भरकर रह गया था, मगर आंखों का सटपन वैसे ही बरकरार था। वो इसके दोनों एतराफ़ में अपने हाथ रखे उसे कैद कर गया था। शहराम, क्या कर रहे हो? जाने दो। बहारी उसकी सर्द सुर्ख नज़रों से घबराते हुए बोली। उसकी आंखों में सुर्खी देखकर वो परेशान हुई थी। शहराम की आंखों में सुर्खी चाहे खुमार की हो या उस पर इश्तियाल की, दोनों सूरत में नुकसान उसका ही था। वो इसकी शिद्दतें और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
वो गुस्से में अगर कभी ज़िद में आ जाए, उससे बड़ा ज़िद्दी और हरदर्म कोई नहीं था। डॉक्टर बहारे, सारे रूल्स मुझ पर लागू होते हैं? आप जो इतनी लेट मीटिंग के दौरान आई हैं, तब आपको इस बात का एहसास नहीं था? आप यहाँ पर एक आम सी डॉक्टर हैं। लेट आने पर आपको हॉस्पिटल के ऑनर से डांट भी पड़ सकती है। अब मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। यकीनन तमाम डॉक्टर सोचेंगे मैं आपको कुछ ज़्यादा ही रिलीफ दे रहा हूँ। वो आपको ना डांटने का मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। शहराम उसके करीब होते उसके चेहरे पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ते सर्द लहजे में बोला। शहराम का लहजा सर्द था, मगर आंखों में आँच देते जज्बों की लौ थी, जिसे देखते बहारे का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। और न जिस तरह उसने उससे दरवाजे के साथ पटका था और उसकी आंखों में सुर्खी की नमक देखते हुए परेशान हुई थी। उसे गुस्सा कम आता था, जब आता था वो बदलहाज हो जाता था। उस सवात होटल में उसका किया हुआ गुस्सा अभी तक नहीं भूली थी। तुम मुझे डांट लेते सबके सामने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहारे ने शहराम की आंखों में देखते कहा। यही तो नहीं कर सकता, तुम्हें कभी किसी के सामने कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी झुकी नज़रें मुझे गवारा नहीं। वैसे भी हॉस्पिटल आपका है, आप जो चाहें करें। आपको सब माफ़ है, और यहाँ का ऑनर भी सिर्फ आपका है, आपका गुलाम। वो क्या कहेगा आपको? शहराम गंभीर आवाज़ में बोलते उसके लबों पर झुक गया। भारे उसकी शर्ट पकड़े उसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। अब उसने उसे दूर नहीं झटका था। वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी। शहराम जब तक अपनी मनमानियाँ ना कर लेता, उसे यहाँ से जाने ना देता। वो जानती थी इसलिए खामोशी से उसके हिसार में उसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। शहराम ने थोड़ी देर बाद उसकी लबों को आज़ादी दी। उसकी फरमाबरदारी पर शहराम खानज़ादा नहाल हुआ था। शिद्दत से उसके माथे पर अपने सिलगते लब रखे उसके एक एक अंदाज में बेकरारी नुमाया हो रही थी। बाहर इसकी बेकरारियाँ महसूस करते झंझला रही थी। यकीनन वो आज रात उसे अपनी पनाहों से आज़ादी न देने वाला था। बहारे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ आज रात तुम वो पहनो, ताकि मैं तुम्हें बताऊँ मैंने ये एक हफ़्ता कैसे गुजारा है। एक एक पल तुम्हें याद किया है मेरी बहारे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी दीवानगी, मेरा जुनून हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी सांसों में रहती हो तुम, मेरे रगों में खून बनकर दौड़ती हो। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ बहारे, तुम ज़िंदगी हो मेरे। उसकी गुलाबी आरज़ पर अपने सिलगते लब रखते अधोशी के आलम में बोला। शहराम, मुझे जाने दो प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। ये हॉस्पिटल है, बहारे ने झंझलाते हुए कहा। वो रात रात भर उसकी ये सरगोशियाँ सुनती रहती थी। उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। उसकी सिलकती सांस से उसका चेहरा झुलसा रही थी। उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी और उसका आँख जैसा लम्स महसूस करते उसके बदन में सनसनी सी दौड़ रही थी। शहराम की जुनूनियत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उससे बेहतर कौन जान सकता था कि यह हॉस्पिटल है। मानता हूँ, अगर आज अपने कमरे में तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। तैयार रहना मेरी जान, मेरी शिद्दतें सहने के लिए, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। आज रात तुम्हारे पूर को अपनी मोहब्बत की बारिश से महकाऊंगा। शहराम बहारे के सुर्ख चेहरे को देखते आंख विंक करता पीछे हुआ था। बहारे जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ते दरवाजे का लॉक खोलने लगी। वो लॉक खोलते खोलते रुकी थी। शहराम, तुमने इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोली? बहारे ने शहराम की तरफ मुड़ते बेचैनी से पूछा। ये सवाल कब से उसके दिमाग में खुलबली मचाए हुए था। पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा था। आखिर तुम्हें इम्प्रेस जो करना था। शहराम चेयर पर बैठते संजीदगी से बोला। अगर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते तो तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना होती, और यकीनन तुम्हारी हर जगह इससे कहीं ज़्यादा इज्जत होती। ना ही इस हॉस्पिटल के मसाइल हल करने के लिए तुम्हें किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती। कहाँ से लाओगे सीनियर फीमेल तजर्बाकार स्टाफ? इस गांव में कोई क्यों कर आएगा? अगर कोई आएगा भी तो वो कॉन्टैक्ट्स के बिहाफ पर आएगा। तुम्हारे तो यकीनन कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे। रहाम लाला या फिर ज़रान लाला से बात करो, उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। यकीनन उनके कहने पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की सीनियर डॉक्टर्स
यहाँ पर आ जाएंगी और उनकी शानदार सैलरी भी अरहाम लाला दे देंगे। तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बहाने ने सीने पर हाथ बाजू बांधते संजीदगी से शहराम को मशवरा दिया। शहराम बहारे की बातों पर संजीदगी से मुस्कुरा गया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का, यकीनन ऐसा ही करूँगा। अब तुम जा सकती हो। शहराम ने बहारे को देखते चेहरे से टेक लगाए संजीदगी से कहा। बहारे शहराम के स्मार्ट चेहरे को देखते दरवाज़ा खोलते वहाँ से चली गई थी। शहराम हाथ में पकड़ा पेन टेबल पर जोर से उछालते चेहरे से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। वो अपनी कनपटी उंगलियों से सहलाते अपने अंदर उठते इज़्तिराब पर काबू पाने लगा। अरहाम की आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। वो उसे अपने पास ना देखकर झंझला गया था, बल्कि वजीह चेहरे पर गुस्सा इश्तियाल नमूदार हुआ था। रात भर तो इसकी पनाहों में थी। शहराम ने अपनी मंदी मंदी सुर्ख आंखें खोलते पूरे कमरे में नजर देने दौड़ाई। वो कहीं भी नहीं थी। वॉशरूम ड्रेसिंग रूम की लाइट्स ऑफ थी। वो यकीनन वहाँ भी नहीं थी। शहराम ने गुस्से से अपनी बाहों में मौजूद तकियाँ उठाकर ज़मीन पर पटका दी। उसके उठने से पहले कैसे बाहर जा सकती। उसका पारा हाई हुआ था। अरहाम ने अपने मोबाइल में टाइम देखा, जहाँ सुबह के 7:30 बज रहे थे। वो इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो दोनों सोए थे। अरहाम अपनी घनी बेड पर हाथ फेर कर रह गया। वो अभी और सोना चाहता था, मगर उसे कमरे में ना पाकर उसकी नींद भग से उड़ गई थी। अब उसके बगैर कहाँ नींद आनी थी। अरहाम अपने घने बालों को उंगलियों से संवारते बेड से उठा। अरहाम ने सोफे से उठते अपनी टी शर्ट उठाकर पहनी। अरहाम ने सोफे से अपनी टी शर्ट उठाकर पहनी। वो दरवाज़ा खोलते बाहर जनान खाने में आया। वो वहाँ भी कहीं नहीं थी। अरहाम की नज़रें मज़ीद बेचैन हुई थी। अमीना खानम लाउंज में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोती नहीं थी, बल्कि वह सूरज निकलने तक मुख्तलिफ वज़ाइफ करती रहती थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे। अरहाम ने उनके पास जाकर अदब से सलाम किया। अमीना खानम ने सोफ़े से उठते अरहाम के चेहरे पर फूंक मारी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अमीना खानम ने अरहाम के वजीह चेहरे को देखते कहा, जिसके पास इतनी अच्छी मोरे हो वो भला खुश क्यों नहीं रहेगा। अरहाम ने उनके हाथ की पुश शिद्दत से चूमी। अरहाम के चेहरे पर सुकून देखते अमीना खानम की आंखें भर आई थी। उन्हें ज़रान और शहराम से कहीं ज़्यादा अजीज़ था। वो भी हमेशा उन्हें एक सगी माँ की तरह बहुत मान देता था। गुल के होते भी वो हमेशा उनकी हर बात को ज़्यादा अहमियत देता था। गुल के बारहा कहने के बावजूद अरहाम ने कभी इस हवेली को नहीं छोड़ा था। उसे अपने साथ इस्लामाबाद में नहीं रखा था। उन्होंने कितनी बार अरहाम से कहा था वो गुल की बात मानकर उसे परीज़े को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दे, मगर वो हमेशा यही कहता था कि वो आपके बगैर कैसे रहेगा और अपनी प्रीज़े को आपकी मोहब्बत के बगैर नहीं रहने देगा। गुल जितनी भी उनसे ज़बान चलाती थी अरहाम की गैर मौजूदगी में चलाती थी। तो अरहाम के सामने कभी उनसे ज़बान दराजी नहीं की थी। गुल की लंबी ज़बान के मतलब उन्होंने कभी अरहाम को नहीं बताया था। इसी बात का गुल फ़ायदा उठाती थी। तुम इतना सुबह सुबह उठ गया, खैर तो है। अमीना खानम ने अरहाम की सुर्ख आंखों को बगौर देखा, जहाँ रोज जगह की सुर्खी नुमाया थी। वो अच्छी तरह जानती थी अरहाम की ज़िंदगी में हूर की क्या अहमियत है। हूर की हर टाइम भीगी जुल्फ़ें और सुर्ख आरिज़ और झुकी नज़रें उन पर बावर करवाती थी। अरहाम उसे लेकर काफ़ी शिद्दत पसंद है। आज वापस इस्लामाबाद जाना था, इसलिए आँख खुल गई। अच्छा, फिर हम दरक्षा को बोल देता है तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता का बंदोबस्त करे। मीना खानम कहते हुए किचन की तरफ बोली। मौर्य, आप फजर के टाइम से उठी हैं, अब थोड़ा आराम कर लें। सर्दी बहुत पड़ रही है, फिर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। मैं जाते हुए आपसे मिलकर जाऊंगा, आप मेरी फ़िक्र ना करें। अरहाम ने नरमी से कहते उन्हें किचन में जाने से रोका था। हाँ, तुम ठीक कह रहा है, यहाँ बैठे बैठे हमारा जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, हम थोड़ा आराम कर लेता है। अमीना खानम कहते हुए अपनी कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अरहाम उनके जाने के बाद तेज़ तेज़ कदम उठाता किचन की तरफ बढ़ा। किचन के दरवाजे पर रुका था। आंखों को ठंडक मिली थी, दिल ज़ोरों से धड़का था।
पिंक ड्रेस पर बड़ा सा वाइट दुपट्टा सर पर जमाए हुए थी। सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। वो स्टोव पर रखी उबलती हुई चाय की कैथली को देख रही थी। रक्षा उसके पास ही खड़ी आमलेट के लिए प्याज काट रही थी। भाभी, आप क्यों आ गया किचन में? आप आराम करता। रक्षा उसका थका थका पर मस्ता चेहरा देखकर बोली, अरहाम को मेरा ज़्यादा देर तक सोना पसंद नहीं है। हुर की सादगी से कही गई बात पर अरहाम अपने लब भींच गया था। हाँ ये तो है, गुलबाबी भी सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता था। वो कोई काम करे या ना करे मगर उठता जल्दी था। अरहाम को लाला को देर तलक गुलभाभी का भी कमरे में रहना पसंद नहीं था। दरक्षा प्याज काटते हुए बता रही थी। अरहाम को दरक्षा का गुल का जिक्र करना बहुत नागवार गुजरा था। अनजाने में वो भी हूर का कंपैरिजन गुल से कर रही थी। यही बात अरहाम खानज़ादा सुई का तरह चुभी थी। भला गुल और हूर का क्या कंपैरिजन था? अरहाम ने अपने जबड़े बुरी तरह भींचे। हूर, अरहाम ने दफ्तर उसे पुकारा। अरहाम की सर्द पकार पर हूर का हाथ बर्नर पर रखे पतीली को छू गया था। हूर ने दर्द से सिसकारी भरते अपने हाथ की पुश्त को देखा जो सुर्ख हो रही थी। अरहाम ने अपने होंठ बुरी तरह भींचे। हूर की इतनी सी तकलीफ पर उसकी आंखों में तड़प वासिया थी, मगर वह उसके करीब नहीं गया था। उसके उठने से पहले कमरे से बाहर क्यों आई? ये बात अभी तक उसे गुस्से में मुब्तला की हुई थी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। रक्षा, अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी बनाकर हूर के हाथ भिजवाओ कमरे में। अरहाम हूर को सर्द निगाहों से देखता दरक्षा से बोला। हूर ने नज़रें उठाकर अरहाम को देखा। उसकी सर्द नज़रों से घबराते हुए अपनी नज़रें झुका गई थी, जिनमें वाज़िया तहरीर थी। उसे पसंद नहीं आया उसका कमरे से बाहर आना। अरहाम हूर पर सर्द निगाह डालता चला गया था। हूर अरहाम की ब्लैक कॉफ़ी लेकर कमरे में दाखिल हुई तो अरहाम कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर वो समझ चुकी थी। वो शावर ले रहा है। वो इस वक्त पिंक फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर उसने वाइट लॉन्ग ओपन जर्सी पहन रखी थी। सर पर बड़ा सा वाइट दुपट्टा जमाया हुआ था। इस ड्रेस के साथ पिंक नेट का दुपट्टा था। उसके दुपट्टे से बाल नजर आए और अरहाम को पसंद नहीं था, इसलिए उसने गुल का बड़ा सा वाइट दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिस पर पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। अरहाम के जुनून से मज़ीद खौफज़दा हो चुकी, जो पिछले 4 दिनों से उसने उसकी कुर्बत में महसूस किया था, इसलिए उसके उठने से पहले वो बाहर चली गई थी। वैसे भी उसकी सख्ती से हदायत थी वो देर तक कमरे में ना रहा करे। अब उसे उसका बाहर जाना पसंद नहीं आया था। और वॉशरूम के बंद दरवाजे को एक नज़र देखते वहाँ से जाने लगी थी कि दफ्तर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा अरहाम का फ़ोन रिंग हुआ। मोबाइल पर कॉलिंग गुल लिखा देखकर ठटक कर रुकी थी। हूर ने एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी तक पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। हूर ने जल्दी से फ़ोन उठाते हुए कपकपाते लबों से हेलो कहा। दूसरी तरफ लाइन पर मौजूद परी गुल को हूर के फ़ोन उठाने की तवक्का नहीं थी। वो हूर की आवाज़ सुनते नफ़रत से अपनी मुट्ठियाँ दबोच गई। अरहाम कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। गुल की सर सपाट आवाज़ गूंजी। वो वॉशरूम है, हूर ने आज़की से कहा। गुल, खुदा के लिए आप अरहाम को उसकी बेटी से मिलने दे। गुल की खामोशी महसूस करते हूर ने जल्दी से इल्तिजाया लहजे में कहा, वो मीरा और अरहाम का मामला है। प्लीज़, मेरी और अरहाम की बेटी। तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? गुल फ़ोन पर गुस्से से चीख उठी। मैं जानती हूँ आप अरहाम को उसकी बेवफाई की सज़ा दे रही, मगर अरहाम बेकसूर है। उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस रात अरहाम ने मेरी मदद की थी। मैंने उस सब कुछ झूठ बोला था। मुझे अरहाम की सूरत में मजबूत सहारा चाहिए था। मुझे लगा ऐसा करके अरहाम मुझे अपना लेगा। गुल कहीं फ़ोन बंद न कर दे। हूर ने कपकपाते लहजे में एक ही सांस में गुल पर सारी हकीकत आश्कार की। तुम झूठ बोल रही हो। स्पीकर पर गुल की आवाज़ मध्यम हुई थी। मैं सच कह रही हूँ, वो आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो दिन रात परीजे और आपको याद करते हैं। खुदा के लिए उनकी बेटी लौटा दें। और भीगे लहजे में इल्तिजाया फरियाद करते हुए रो उठी। दूसरी तरफ स्पीकर पर सिर्फ गुल की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
जिनमें मध्यम मध्यम सिसकियाँ भी शामिल हुई थी। और फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते गुल के बोलने के मंतज़र थी कि लाइन कट गई। शायद खुद ही ये सब सुनते वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। हुल ने मोबाइल हाथ में पकड़े अपने आंसू बेदर्दी से साफ की। गुल की सिसकियाँ सुनते एहसास ज़िया बहुत बढ़ गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हूर ने जल्दी से फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर रखा। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी तो राम जो अपने गीले बाल टॉवल से खुश्क करते बाहर आया। हूर को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर उसकी तरफ बढ़ते उसे अपने बाजू में भर गया। कहाँ जा रही हो और किससे बच रही हो? अरहाम ने अपने बाजुओं का घेरा उसकी कमर पर मजबूत किया। हूर ने एक नज़र अरहाम को देखती अपनी नज़रें झुका ली थी। वो शर्टलेस था, सिक्स पैक चट्टानी सीने पर पानी मोतियों की सूरज में चमक रहा था। घने स्याह बालों से भी पानी टपक रहा था। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर हल्की घनी बेट और निखरा चेहरा उसे काफ़ी खूबरू बना रहा था। उसकी रात की शिद्दतें याद करके उसकी हिसार में सुर्ख गुलाब हुई थी। अरहाम उसकी झुकी लरसती पलकें और सुर्ख गुलाब चेहरा देखकर गहरा मुस्कुराया। अरहाम ने हूर के वजूद से उसका दुपट्टा उतार कर सोफे पर उछाला। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अब उसके गीले बालों से कैचर उतार कर दूर फेंक दे। उसकी कमर पर बिखरे बाल अपनी उंगलियों से सुलझा रहा था। गहरी नज़रें हूर के चेहरे पर थी। उसकी झुकी नज़रें देखते अरहाम ने उसकी ठोरी को नरमी से उठाया, उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़ी। किसी से भी नहीं बच रही थी। हूर ने भी जवाबन अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखें अरहाम की स्याह पुरकशिश आंखों में गाड़ी थी। अरहाम उसकी सदा पर अब हम सा मुस्कुराया। यकीनन यह एतमाद उसके पिछले 4 दिनों की नरमी पर था। मेरे उठने से पहले क्यों गई बाहर, जबकि तुम जानती हो आज मैं इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। अरहाम ने उसकी ठोरी को पकड़े अब की बात सख्त लहजे में इस्तफसार किया। उसकी आंखों में डर देखने का अलग ही मज़ा था। आपने खुद ही कहा था मैं सुबह 7 बजे किचन में मौजूद हूँ, क्योंकि गुल भी सुबह 7 बजे जनान खाने में मौजूद होती थी, चाहे उसे रात रात भर आपकी शिद्दतें सहते कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। जो कानून गुल के लिए था उससे परिजमा मैं कैसे हो सकती हूँ, जबकि वो आपकी मोहब्बत भी थी। हूर अरहाम की सी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते सब बहुत कुछ जताते हुए बोली। वो अरहाम के हिसार से निकलते सोए पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाए खुद पर अच्छी तरह ओढ़ते कमरे से बाहर निकल गई थी। असफंदियार खान अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अबीर कॉलेज की यूनिफॉर्म में तैयार बेड पर बैठी थी। असफंदियार खान के कमरे में दाखिल होने पर आबीर ने ज़रा भी नोटिस नहीं किया था। वो अपना यूं ही काम करती रही। अपने कुछ नोट्स अपने बैग में डालते जिप बंद की थी और बेड पर स्याह चादर उठाकर खुद पर अच्छी तरह ओढ़ी। पिछले 3 दिनों से इन दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। वो इस दौरान कमरे में कम ही आया था। आबिर उसके बाद आज कॉलेज जा रही थी। उसके मारे हुए थप्पड़ का निशान यकीनन आज ही मंदमल हुआ था। असफंदियार खान गहरी निगाह ब्लैक चादर के हाले में उसके कुंदन की तरह दमकते चेहरे पर डाली। असफंदियार खान ने बगौर उसके शफाफ फारिस को देखा, जहाँ अभी भी सुर्खी की अमेजिश थी जिसे उसने लाइट से मेकअप में छुपाया था। आबिर अपना बैग कंधे पर लटकाए दरवाजे की जाने बढ़ी। आबिर की इग्नोरेंस पर असफंदियार खान की सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ सी घुली थी, नीली आंखों से शरारे से फूटे थे। उसने एक बार भी उस पर नज़र नहीं डाली थी, बल्कि ज़रा सी नज़र उस पर डालना गवारा नहीं किया था। असफंदियार खान को उसकी लातलकी अच्छी खासी चुभी थी। उसकी लातलकी से असफंदियार खान का गर्म खून भड़का था, जैसे मेरे कपड़े निकालो, मुझे कहीं जाना है। असफंद की सर्द आवाज़ गूंजी तो आबिर की दरवाजे की तरफ जाते कदम रुके थे। आबिर ने पलट कर असफंद को देखा। ये इन 3 दिनों में पहली नज़र थी जो उसने उस पर डाली थी। असफंद को आज भी ये हैज़ल ग्रे आंखें सख्त जहर लगी थी। मुझे कॉलेज से देर हो रही है, आबिर ने स्पार्ट अंदाज में कहा। असफंद उसके मुंह से इनकार सुनता मश्तल हुआ था। निकाह के बाद उसने उसकी हर जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उसके कपड़े वॉश करने से लेकर वो इस्त्री तक खुद करती थी, यहाँ तक कि उसकी मर्ज़ी का खाना
भी वो अपने हाथों से बनाती थी, चाहे उसे किचन में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। वो रोज़ डिनर में उसकी मनपसंद के खाने बनाती थी। उसकी चाय कॉफ़ी वक्त में मर्दाने में पहुंच पहुंच जाती थी। ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही थी। घर में दर्जनों मुलाजमाएँ थी, मगर वो इसका हर काम खुद कर रही थी, वरना असफंदियार खान को इस सब की आदत नहीं थी। वो ज़्यादातर अमेरिका में रहा था, उसे अपने काम करने की खुद आदत थी, मगर आबिर उसके शूज़ जूते तक उसके कदमों में ला कर रखती थी, यहाँ तक कि उसके तैयार होने के दौरान उसके आगे पीछे फिरती थी। वो अच्छी तरह समझता था वो ये सब कुछ उसकी शदीद मोहब्बत में करती है और वो अपना हक समझकर उससे करवाता था। उसकी मर्दाना आना को तस्कीन मिलती थी। सामने खड़ी लड़की उसमें इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार है, मगर नाराज़गी में उससे ऐसे लातल्लुक़ हो जाती थी जैसे उसका वजूद है ही नहीं। पिछले 3 दिनों में उसके लिए मर्दाने में उसके हाथ का कहवा कोई कॉफ़ी नहीं आई थी। डाइनिंग टेबल पर दर्जनों डिशेस होती थी, मगर वह आबिर के हाथ का जायका पहचानता था। उस पर कुछ भी आबिर का बनाया हुआ नहीं होता था। असफर ने गुस्से से पिछले 3 दिनों से कॉफ़ी चाय को हाथ नहीं लगाया था। रक्षा या किसी दूसरे मुलाजमा के हाथ की कॉफ़ी चाय वो वापस भिजवा देता था। कॉफ़ी पीना उसका नशा था। कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकता था। हत्ता कि वो इतना पानी नहीं पीता था जितना कॉफ़ी पीता था, मगर पिछले 3 दिनों से उसने कॉफ़ी का एक घूंट भी नहीं भरा था। उसने गुस्से से पिछले 3 दिनों से डिनर भी नहीं किया था। अब उसका इनकार उसे शदीद गुस्से में मुब्तला कर चुका था। असफंद आबिर तक एक ही जस्त में पहुंचा। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे कॉलेज जाने पर मैं तुम्हारी किसी भी जिम्मेदारी में कोई कमी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। असफंद आबिर को घूरते सद लहजे में बोला, मैंने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है। अब अपनी मौर्य से पूछ लें, उनका हर काम मैं कर रही हूँ। उनकी टांगें दबाने से लेकर उनकी दवाई तक मैं दे रही हूँ। सिर्फ यही तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं? असफर ने उसकी बात पर तंजिया कहा। उसका सर सपाटा चेहरा देखकर उसके खून में उबाल उठे थे। ना इस लड़की के तल्लुक पर लातल्की बर्दाश्त थी, ना उसका सर सपाट चेहरा। हेज़ल ग्रे आंखों में सर्द महरी तो एक आंख नहीं पाती थी, ऐसे में हेज़ल ग्रे गहरी आंखें ज़्यादा जहर लगती थी। असम की नीली आंखें बहुत गहराई से हेज़ल ग्रे आंखों में झांक रही थी। और क्या जिम्मेदारियां आप ही बता दें? आबिर असफंदियार खान को घूरते जवाबन गुस्से से बोली, अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। यकीनन अपनी दूसरी बीवी को मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बताना नहीं पड़ेगा। असफंदियार खान अपनी आस्तीन कहनी तक फोल्ड करते इस्तज़ाइया बोला। उसका तीर निशाने पर लगा था। असफन की बात पर आबिर की रंगत फक हुई थी। हेज़ल ग्रे आंखों में तेज़ी से पानी जमा हुआ था। वो इसकी बात पर अपना बलाई लब बेदर्दी से काट गई थी। लबों पर खून की नन्ही बूंदें नमदार हुई थी, जिन्हें देखते असफर ने अपनी निगाहें फेरी। सामने खड़ी लड़की उसके इश्क में पागल थी। उसके ज़ख्मी होंठ और उसकी आंखों में ठहरे दर्द के पानी ने उसे बाखूबी समझा दिया था। असफंद उस पर बिना कोई निगाह डाले वॉशरूम चला गया था। वो अच्छी तरह जानता था अब ये लड़की कभी नाराज़गी में भी उसे इग्नोर नहीं करेगी। असफंद शावर लेकर आया तो उसकी शलवार कमीज़ बेड पर पड़ी थी। बेड के पास ही उसकी पेशावरी चप्पल पड़ी थी। उसकी घड़ी, उसका पर्स, उसकी गाड़ी की चाबियाँ तरतीब से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। उसका फेवरेट परफ्यूम, हेयर ब्रश, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। साइड टेबल पर भाप उड़ाती उसकी गर्म गर्म कॉफ़ी भी पड़ी थी। असफन ये सब देखते लब भींच गया था। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ इधर मौजूद थी, मगर वो कहीं नहीं थी। यकीनन वो कॉलेज चली गई थी। असफंदियार खान की मजबूत मर्दाना हाथ की मुठ्ठियाँ बिंच गई थी। चेहरा तैशो इश्तियाल से मज़ीद सुर्ख हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी उसे मज़ीद गुस्से में मुब्तला कर चुकी थी। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट टी शर्ट में मलबूस था। ड्रेसिंग रूम से अपनी ब्लैक जैकेट पहनते वो गाड़ी की चाबियाँ उठाए वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। डाइनिंग रूम से आती ज़रान और आबिर की आवाज़ों पर उसके बाहर जाते कदम रुके थे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही अंदर का मंजर देखकर वो तैशो इश्तियाल से बढ़ चला था। अभी ज़रान खानज़ादा के हिसार में खड़ी उसके सीने के साथ लगी हुई थी। ज़रान उसके माथे को चूम रहा था।
असफन यार खान ये मंजर देखकर अंदर तक सिलक उठा। लाला, मैं कॉलेज जाते हुए रास्ते से वही पराठा नहारी खाऊंगी जो आपने एक बार मुझे खिलाया था। अभी जरान के सीने के साथ लगी, उसके बटन के साथ खेलती बच्चों की तरह बोली थी। और जरान के हिसाब में ऐसे ही हमेशा अपने लाड उठवाती थी। उसका अंदाज ही बदल जाता था। असफन को पता नहीं उसका ये अंदाज जहर लगता था या फिर उसका जरान की बाहों में खड़ा होना। क्यों नहीं मेरा बच्चा, ज़रूर खाएंगे हम। जरान ने मुस्कुराते हुए अबीर के माथे को दोबारा चूमा तो असफंयार खान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। सामने खड़ी लड़की पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इस जरान खानजादा का तो बिल्कुल नहीं। असफन ने एक ही जज्ब में आगे बढ़ते अबीर को बाजू से खींचते जरान के हिसार से आज़ाद किया। डाइनिंग रूम में मौजूद दुरैद खान और समीउल्लाह खान गुस्से से असफंयार खान को देख कर रह गए थे। आबिर भी परेशानी से सबको देखते असफंयार खान को देख रही थी, जो उसकी कलाई को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिए हुए था। अरहाम खानज़ादा, जो इस वक्त डाइनिंग रूम में था, अपने लब भींच गया था। दूर रहा करो आबिर से। असफंयार खान सबकी परवाह किए भी और जरान को वार्न करते सर लहजे में बोला। साथ ही एक सद नज़र आबिर पर गाड़ी थी। आबिर असफन की सद नज़र पर अपनी नज़रें झुका गई थी। उसकी कलाई अभी तक थामे हुए था, जिसे आबिर ने छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की थी। ये क्या तरीका है असफंयार खान? आबिर जरान का बहन है, तुम किस हक से इसको रोक सकता है? दुरैद खान अपनी कुर्सी से खड़े होते गरजते हुए बोली। आबिर मेरी बीवी है, मेरी औरत है। मैं जिससे चाहूँगा वो मिलेगी, जिससे चाहूँगा वो नहीं मिलेगी। मुझे अपनी बीवी के करीब इसका भाई बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं चाहता हूँ इसका भाई इससे दूर रहे। असफन किसी का लिहाज किए बगैर सर्द आवाज़ में बोला। अभी तुम्हारा बीवी होने से पहले हमारा बेटी है, ये बात याद रखना तुम। दुरैद खान अपने आपे से बाहर हुए थे। मीना खानम परेशानी से अपनी चेयर से उठी थी। ठीक कह रहा है असफन बाबा, अबीर उसकी बीवी है, उसका हक हमसे पहले है इस पर। जरान की बात पर अमीना खानम ने गहरा सांस लिया। अगर जरान भी असफंयार खान की तरह रिएक्ट करता तो यकीनन ये डाइनिंग रूम मैदान जंग बन जाता। असफंद कुछ पल जरान को घूरता रहा। दूर रहा करो मेरी बीवी से। वो गश शहादत की उंगली उठाए कराया था। आबिर की कलाई पकड़े बाहर की जानिब बढ़ गया था। जरान की गहरी निगाहों ने असफंद का दूर तलक पीछा किया था। उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 58। जरान रात के कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बिना कंबल के तकिए पर सर रखे औंधे मुँह लेटी हुई थी। ब्लैक फुल गाउन नाइटी में मलबूस थी। कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ थीं, सिर्फ साइड लैंप्स की मध्यम रोशनी ऑन थी। अब्रिश बेड के किनारे पर तकिए पर औंधे मुँह लेटी साइड लैंप की वायर का स्विच बटन को दाएं हाथ में पकड़े मुसलसल ऑन ऑफ कर रही थी। उसने जरान के कमरे में दाखिल होने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो वैसे ही लाइट ऑन ऑफ कर रही थी। जरान उसे देखता गहरा सांस भरकर रह गया था। वो कल की रात और आज सारा दिन कमरे में नहीं आया था। उसे टाइम देना चाहता था। शायद ठंडे दिमाग से सोचे तो उसे एहसास हो जो उनके बीच हुआ वो कुछ गलत नहीं था। वो कल से नीचे ही नहीं आई थी। जरान के कहने पर दरख्शां अब्रिश को कमरे में ही खाना पहुंचा रही थी। जरान खानज़ादा कल रात से काफ़ी बेचैन था। कुछ दिन पहले तक अब्रिश से दूर रहना शायद आसान था, मगर अब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कल की सारी रात आंखों में कटी थी। जरान अपने भारी कदमों की धमक से अब्रिश की तरफ बढ़ा तो इसके कदमों की धमक खुद के करीब महसूस करते भी यूं ही पड़ी रही थी। जरान इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था। ब्राउन शाल कंधों से उतार कर बेड की एक साइड पर रखते हुए उसके करीब नीम दराज हुआ। कुछ पल उसके करीब लेटा रहा, मगर वो यूं ही अपने काम में मगन थी जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं। अब्रिश की लातल्की और बेनियाजी महसूस करते जरान ने जबड़े भींचते अपनी घनी पेट पर हाथ फेरा था।
अपने अंदर उठते इस तरह पर काबू पाते ज़रान ने उसकी तरफ रुख पलटा। वो फुल गाउन नाइटी में भी मलबूस ज़रान को बुरी तरह खुद की तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी। उसकी बल खाती कमर पर उसके ब्राउन सिल्की बाल बिखरे थे। उसके फुल गाउन नाइटी में मलबूस होने पर ज़रान के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। ज़रान ने उसकी तरफ झुकते उसकी कमर पर बिखरे बाल एक साइड पर करते उसकी पिछली गर्दन पर अपने सिलकते लब रखे। अब्रिश के वजूद में अभी भी कोई हलचल महसूस न करते वो सर्द सांस खींच गया था। अब्रिश, ज़रान ने उसे नरमी से पुकारते उसके कान की लोग को अपने लबों से काटा था। अब्रिश को यूं ही पड़ा देखकर ज़रान ने उसे कंधे से नरमी से थामे उसका रुख अपनी तरफ किया। उसका सुर्ख मतोम चेहरा, गुलाबी आंखें देखकर ज़रान परेशान हुआ था। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? ज़रान ने परेशानी से कहते उसके सुर्ख आरिस पर अपने लब रखे। ये हाल तुमने किया है, अब्रिश सपाट अंदाज में कहते रुख पलट गई थी। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने, ज़रा वजाहत करोगी? ज़रान ने उसकी पुश्त को तपश ज़दा नज़रों से घूरा। 2 दिन बाद वो कमरे में आया था मगर उसके फिर भी मजाज ही नहीं मिल रहे थे। पता नहीं किस बात का सोग बना रही थी। ज़रान ने गुस्से इश्तियाल से कमरे के चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, कोई भी चीज़ अपनी जगह ना थी। खाना तक कमरे के वस्त में बड़े टेबल पर यूं ही पड़ा था, जिसे देखते ज़रान ने अपनी कनपटी उंगली से मस ली। खाना क्यों नहीं खाया? ज़रान ने उसकी खामोशी से तंग आते नया सवाल दागा। मुझे कुछ भी नहीं खाना और तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या? अब्रिश अब अपनी आंखों पर बाजू रख गई थी। अब्रिश, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। ज़रान ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते उसकी आंखों से बाजू हटाया। अब्रिश उसका हाथ झटकते बेड से उठकर बैठे। तुम्हारे नज़दीक सख्ती क्या होती है मिस्टर खानसादा? मुझे यहाँ इस हवेली में कैद करके रखा है। पिछले 3 माह से मैंने खुली हवा में सांस तक नहीं लिया, अपने घर वालों से बात तक नहीं की, एक सेल फोन तक मेरे पास नहीं है। जानते हो कितनी लंबे दिन और कितनी लंबी रातें हैं जो सालिशान कमरे की दीवारें और ग्लास वाल से ऊंचे नीचे पहाड़ों को देखते गुजरती हैं। अब्रिश ने ग्लास वाल से दूर उफक पर नजर आते पहाड़ों पर टमटमाती रोशनियों को देखते कहा। दूर से नजर आती रोशनियाँ जैसे उसकी आंखों में चुभने लगी थी। एक एक सेकंड मुझे सदियों के बराबर लगता है। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाए सिसकते हुए रो पड़ी। ज़रान उसके सिसकने पर अपनी बेड़ पर हाथ फेरता बुरी तरह झंझला गया था। जो सालिशान कमरे की दीवारें और ग्लास वाल से इन ऊंचे नीचे पहाड़ों को देखते गुजरती हैं। अब्रिश ने ग्लास वाल से दूर अफक पर नजर आते पहाड़ों पर टिमटिमाती रोशनियों को देखते कहा। दूर से नजर आती रोशनियाँ जैसे उसकी आंखों में चुभने लगी थी। एक एक सेकंड मुझे सदियों के बराबर लगता है। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाए सिसकते हुए रो पड़ी। ज़रान उसके सिसकने पर अपनी पेट पर हाथ फेरता बुरी तरह झंझला गया था। तुम्हें क्यों एहसास होगा मेरी तन्हाई का, मेरी बेबसी का? तुम्हारे पास तो तुम्हारा हर रिश्ता मौजूद है। तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नीचे बहुत कुछ है, तभी तो तुम आज 2 दिन बाद कमरे में आए हो। ज़रान अब्रिश की बात पर चौंका था, फिर उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। उसे अब समझ आया था वो ये सोग क्यों मना रही थी। यानी ये सोग, ये चिल्लाहट उसमें उसके कमरे में ना आने की वजह से थी। दिल बहलाने से मुराद भी पलवशा थी। उस दिन के बाद अपनी ज़बान पर काबू पा लिया था, इसलिए डायरेक्ट आज उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। मेरा दिल तो सिर्फ तुम ही बहला सकते हो। सारे हथियार, सारे गुर तुम्हें ही आते हैं।
ऐसे जाल में फेंकती हो, बंदा कहीं ऐसे जाल फेंकती हो, बंदा कहीं और देखने के काबिल भी नहीं रहता। जरान ने मुस्कुराते हुए से अपनी बाहों में भरा। छोड़ो मुझे मिस्टर खानसादा, खबरदार, आज मुझसे ज़बरदस्ती की। अब जरान की मजबूत गिरफ्त में मछली थी। तुम्हें इस कमरे की तन्हाई काटती है, इसलिए आज तुम्हारी तन्हाई दूर करने आया हूँ जाने मन। जरान ने उसकी घबराहट से महसूस होते ही उसकी गर्दन में दांत गाड़े थे। मुझे तुम्हारे भीख में दिए हुए बच्चे कुछ लम्हात नहीं चाहिए। अब उसकी शिद्दत पर मचलते हुए चीखी। जरान का दिलकश कहका गूंजा था। अब जरान खानज़ादा तो फिर जरान खानज़ादा से कहीं ज़्यादा पोजेसिव थी। आज सारी रात तुम्हारी, पक्का प्रॉमिस। जरान ने उसके तपे हुए सुर्ख चेहरे को देखते आंख में करते शौक से शरारत की। मेरे करीब मत आना। उसकी बेबाक शरारत पर अब्रिश का चेहरा सुर्ख कंदारी हुआ था। लफ्ज़ गले में अटके थे। उसे अपनी मजबूत बाहों में कैद किए हुए था। करीब तो मैं तुम्हारे आ चुका हूँ बीवी, अब तुम मुझसे दूर जाकर दिखाओ। जरान उसे बेड पर लेटाता, उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में कैद करते उसकी गर्दन में मुंह छुपाए मदहोश लहजे में बोला। जरान की लबों की हदूद बढ़ती जा रही थी। जरान की लबों का लम्स धड़कनों के मकाम पर महसूस करते अब्रिश की सांसें सीने में अटकी थी। जरान दूर रहो मुझसे, अब्रिश कह रहे सांस भरते टूटे लफ्ज़ों में बोली। अपने जाल में मुझे खुद ही ट्रैप करती हो, फिर ऐसे शो करती हो जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। जरान उसकी संखे मरमर से वजूद पर नजरें गाड़े भारी लहजे में बोला। मैंने तुम्हें ट्रैप नहीं किया, तुम्हारी नीयत और नज़रें दोनों ही ख़राब हैं। आज तो मैंने शॉर्ट नाइटी भी नहीं पहनी। अब्रिश की बात पर जरान खानज़ादा का बरजस्ता कहका गूंजा था। बीवी पर नज़र और नीयत ख़राब करने पर सवाब मिलता है, और आज रात में जी भरकर सवाब कमाना चाहता हूँ। तुम इस पूरी नाइटी में भी मेरे होश उड़ा चुके हो। जरान ने गंभीरता बोलते उसके गाउन की डोरी रिमूव की थी। मैं आज तुम्हारी हवसज़दा लम्हात की भींट नहीं चढ़ूंगी। अब्रिश ने जरान को हदूद खरास करते देखकर चीखते कहा तो जरान का चेहरा उसकी बात पर सुर्ख हुआ था। जरान ने उसकी गर्दन से मुंह निकालकर उसे गुस्से से घूर कर देखा। अब्रिश उसका सुर्ख चेहरा देखते धड़कते दिल के साथ अपना मुंह फेर गई थी। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो हर्ट कम से कम होगी। अगर इस तरह की बकवास करोगी तो मेरे जुनून का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अब्रिश की कलाइयों पर दबाव डालते वो गर्राया था। अब्रिश उसकी गर्राहट पर आंखें मीच गई। जरान टेबल लैंप ऑफ करते उस पर अपनी शिद्दत नछावर करने लगा। अब्रिश की सारी मज़ाहबतें उसकी मजबूत हसार में दम तोड़ चुकी थी। जरान ने गहरा सांस भरते अब्रिश के सिसकते वजूद को देखा, जो उसकी शिद्दतों से निढाल बिखरे हुलिये में कंबल में गरूब सिसक रही थी। तुम्हारा रोना ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। क्यों हलाल रिश्ते को हराम बना रही हो? इन 3 माह में 2 मरतबा तुम्हारे करीब आया हूँ, मगर तुम्हारी सिसकियाँ सुनते ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। जरान ने गुस्से से बोलते उसके चेहरे से कंबल उतारा। उसका सुर्ख मतर्म चेहरा देखते जरान का गुस्सा झाग की मानंद बैठा था। जब से उसके निकाह में आई थी वो ऐसे ही रो रही थी। ऐसा तो उसने कभी ना चाहा था। तुम्हें बाहर जाना है, हम ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलते हैं। जरान ने अब्रिश के बालों में नरमी से उंगलियां फंसाए कहा। तो मुझे बाहर लेकर जाओगे? अब्रिश ने उसकी तरफ देखते बेयकीनी से कहा। जरान उसके बेयकीन चेहरे को देखते मबहम सा मुस्कुराया था। मैंने तुम्हें कभी इस हवेली में कैद करना नहीं चाहा था, हालात ही ऐसे बन गए। जरान ने इसे खुद के करीब करते अपने सीने में भींचा। मैं मामा अनाया आल से मिलना चाहती हूँ। अब्रिश उसके हिसार से दूर हुई थी। हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हम यहाँ करीब ही किसी होटल में कुछ दिन स्टे करेंगे। जरान का लहजा अटल था। यानी तुम मुझे एक ज़िंदान से निकाल कर दूसरे ज़िंदान में लेकर जा रहे हो, यानी वहाँ भी तुम मुझे कमरे में ही रखोगे?
अबरीश उसका अटल लहजा महसूस करते छिटक पड़ी। तो क्या चाहती हो तुम ही मुझे बता दो। ज़रान मुश्किल हुआ। मुझे मामा से मिलना है, हर हाल में मिलना है, अबरीश ज़िद्दी लहजे में बोली। अबरीश हम कल बाहर जा रहे हैं, यहाँ सवात में बहुत खूबसूरत मकाम है जो तुमने आज तक नहीं देखे। यकीनन तुम्हें वो मुकाम अच्छे लगेंगे। कल तैयार रहना। ज़रान संजीदगी से कहता रुख पलट चुका था, यानी वो इस मामले में उससे बहस नहीं करना चाहता था। अबरीश काफ़ी देर तक उसकी पुश्त को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बरसात की तरह जा रहे हुए थे। वो इसे सहले से क्यों नहीं मिलने दे रहा था। वो जब सहले और आहिल के बारे में बात करती थी वो ऐसे ही खामोश हो जाता था या बात पलट देता था। बाबरी के कत्ल में अगर आहिल का हाथ भी था तो बर्दाश्त की सूरत में भी तुम मुझे सहले से मिलने से रोक नहीं सकते। तुम मुझे किसी भी कीमत पर मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकते। मिस्टर खानज़ादा, मैं जानती हूँ बाबरी का कत्ल आहिल ने नहीं किया। वो बेगनाह है। वो अमेरिका में भी नहीं है। मैं जानती हूँ अगर वो अमेरिका में होता वो मुझसे रब्ता करने की कोशिश ज़रूर करता। ये कैसे हो सकता है? पिछले 3 माह से आहिल और मामा ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना की हो। मामा मुझसे इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? वो चाहती तो मुझसे यहाँ आकर मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे इन 3 माह में रब्ता करने की भी कोशिश नहीं की। आहिल कहाँ है इसका पता सिर्फ तुम्हें है। आहिल का पता मैं लगा कर रहूँगी। अगर मेरे भाई की गुमशुदगी में तुम्हारा हाथ हुआ तो इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसकी पुश्त को देखते सिलकते हुए सोच रही थी। और हम अपने ऑफिस में बैठा था। उसे इंटरकॉम पर साहिर खानज़ादा के आने की इतला मिली। अरहाम खानज़ादा ने उसे अंदर बुलाने का कहकर इंटरकॉम टेबल पर रखा था। अरहाम चेयर से टेक लगाए थोड़ा हैरान हुआ। उससे क्यों मिलने आया है साहिर खानज़ादा को? आखिर उससे क्या काम हो सकता है? दरवाज़ा नॉक होने पर अरहाम ने उसे अंदर आने को कहा। दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा नॉक होने आखिर साहिर खानज़ादा को उससे क्या काम हो सकता है? दरवाज़ा नॉक होने पर अरहाम ने उसे अंदर आने को कहा। दरवाज़ा खोलते साहिर खानज़ादा अपनी सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी के साथ उसके सामने मौजूद था। वो ब्लू जीन्स पर वाइट सेल्फ लाइनिंग शर्ट में मलबूस था जिस पर ब्लू कैजुअल कोट पहन रखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरहाम ने चेयर से उठते उससे हाथ मिलाया। मैं ठीक हूँ। वो जवाबन मसाफा करते मध्यम से मुस्कुराया था। अरहाम की नज़र उसके मुस्कुराते लबों से होती उसकी ग्रीन आंखों पर जा ठहरी थी जिसमें नमी की अमेज़िश उसे आज भी महसूस हुई थी, जहाँ दर्द की गहरी तहरीर थी। बैठिए। अरहाम ने साहिर खान को बैठने को कहा। अपनी असली मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बरजमान हुआ। क्या लेंगे आप, कॉफ़ी या चाय? अरहाम ने इंटरकॉम उठाते हुए पूछा। कुछ नहीं लूँगा सवाए आपके कीमती वक्त के। साहिर खान की बात पर गहरा मुस्कुराया था। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। कहिए क्या कहना है आपको? अरहाम इंटरकॉम रखते हुए बोला। कहना तो कुछ नहीं है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूँ। फरिश्ते भाभी की वजह से अब आपसे गहरा ताल्लुक़ जो है मेरा। साहिर अब हम सब मुस्कुराते हुए बोला। अरहाम साहिर खानज़ादा के एक्सप्रेशन देखकर ठटका था। वो कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदल रहा था। बिल्कुल, आपका ताल्लुक़ हमसे बहुत गहरा है। हैदर खान से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए भी बहुत अहमियत रखता है। अरहाम जवाबन मुस्कुराया। बिल्कुल ऐसा ही है। साहिर खानज़ादा कुर्सी पर सीधा हुआ। मैं हैदर लाला की शादी पर आपकी फैमिली से मिला था। सबसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपके दादाजी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरहाम उसकी बात पर अब फ़कत मुस्कुरा गया था। साहिर खानज़ादा जैसा मसरूफ़ बंदा आज उसके ऑफ़िस में आखिर क्या कर रहा था? और वो यहाँ उसके घर वालों की तारीफ़ तो करने यकीनन नहीं आया था। साहिर खानज़ादा के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा। मिस्टर अरहाम, मेरे नेक्स्ट फिल्मों की शूटिंग के लिए मेरे डायरेक्टर को आपका इलाका बहुत पसंद आया है और जिस
एग्जैक्ट लोकेशन पर मेरा सॉन्ग शूट हो रहा है, वो आपकी हवेली के बहुत करीब है। साहिर खानज़ादा बात करते करते रुका था। अरहाम उसके रुकने पर मुतअज्जब हुआ। ये तो अच्छी बात है, अरहाम ने उसे बोलने के लिए उकसाया। मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन हमें अपनी मेज़बानी का शर्फ बख्शें। साहिर खान की बात पर अरहाम कुर्सी पर सीधा हुआ। क्यों नहीं मिस्टर साहिर, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी मेहमान नवाजी मेरा शर्फ होगा, अरहाम ने खुश उसलूबी से कहा। शुक्रिया, साहिर खान संजीदगी से कहते चेयर से टेक लगाए अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरने लगा। अरहाम साहिर को बगौर देखते इंटरकॉम उठाए साहिर खान के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करने लगा। कॉफ़ी ऑर्डर की थी। साहिर खानज़ादा अपने बेड क्राउन के साथ टेक लगाए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। ऐश ट्रे सिगरेट के टोटों से भरी पड़ी थी। बंद आंखों में एक मंजर पूरी शिद्दत से लहराते उसे इतना बेचैन कर गया कि उसकी आंखों में दबा सिगरेट उसकी उंगलियों के पोरों को जला रहा था। वो बेहिस बना ये जलन बर्दाश्त कर रहा था। उंगलियों में दबा सिगरेट उसके पोरों के साथ उसके दिल को भी फगार की तरह जला रहा था। ऐसी जलन उसके दिल को भी फगार कर रहा था। ऐसी जलन उसके बदन में उठ रही थी। वो इसे जलाकर राख कर रही थी। किसी से किया हुआ एक वादा तोड़ चुका था। बहुत सी यादों के दीप उसकी जलती बुझती आंखों को मज़ीद जला रही थी। आंखों के पर्दे पर हर रात की तरह उसकी यादों का अक्स बहुत वाज़िया था। तुम सिगरेट भी पीते हो? वो अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए उसके करीब आते चीख पड़ी थी। साहिर खानज़ादा जिसने अपने घोड़े से उतरते सिगरेट जलाकर मुंह से लगाया ही था, हूर के चीखने पर बदहवास हुआ। साहिर उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में सदमे की कैफियत देखता परेशान हुआ। साहिर सिगरेट से मुंह से निकाले हैरान होते उसे देखा जो उसे घूर रही थी। वो इस वक्त वाइट जीन्स पर येलो टॉप पहने हुए नारंगी उतरती शाम में एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह मालूम हो रही थी। जैसे मुसव्वर ने अपनी पूरी मेहनत लगाकर इस पेंटिंग पर मुख्तलिफ रंग बखेर दिया हूँ। हाँ, सिगरेट पीता हूँ, इसमें हैरानगी की क्या बात है। उस वक्त नारंगी उतरी शाम में खूबसूरत पेंटिंग की तरह मालूम हो रही थी। जैसे मुसव्वर ने अपनी पूरी मेहनत लगाकर इस पेंटिंग पर मुख्तलिफ रंग बखेर दिए हों। हाँ, सिगरेट पीता हूँ, इसमें हैरानगी की क्या बात है। अपनी मुस्कुराहट दबाता फिर से सिगरेट अपने लबों में दबा गया। उसका शौक चेहरा देखकर वो काफ़ी महसूस हुआ था। वो लोग इस टाइम फार्म हाउस के बड़े से लॉन में मौजूद थे जो साहिर खानज़ादा ने मंगनी के बाद उसके नाम किया था। और वो घुड़सवारी का बहुत शौक़ था। साहिर खानज़ादा ने इस फार्म हाउस में घोड़ों का अस्तबल भी बनवाया था। वो आज हूर को घुड़सवारी करने के लिए लाया था। क्यों पीते हो ये सिगरेट? वो अपने घोड़े से उतरते हुए बोली। साहिर ने मुस्कुराते हुए उसके सिल्की ब्राउन बालों को बगौर देखा जो हवा से लहरा रही थी। उसकी लटें उसके खूबसूरत चेहरे को छू रही थी। साहिर ने बेइख्तियार होते उसकी लटों को छूना चाहा था। करंट खाकर पीछे हुई थी। पहले जवाब दो, तुम ये सिगरेट किस खुशी में पीते हो? उसके घूरने में इजाफा हुआ था। सिगरेट खुशी में कौन पीता है, गम में पीते हैं। वो हूर के एक्ट को देखते हंसते हुए बोला। तुम्हें कौन सा गम है? हूर की खूबसूरत आंखों में हैरानगी पड़ी थी। तुमसे हारने का गम है। तुम मुझे यानी साहिर खानज़ादा को कैसे हरा सकते हो? यकीन मानो तुम आज मेरी मेल ईगो को हर्ट कर चुकी हो। साहिर खान ने गमज़दा होते मसनूई आ भरी थी। हूर की दिलकश हंसी फार्म हाउस में गूंजी थी। उसकी हंसी की जलतरंग के साथ साहिर खानज़ादा का दिल भी मुस्कराया था। तुम मुझे किसी भी चीज़ में कभी भी नहीं हरा सकते। ये घुड़सवारी मेरे दाएं हाथ का खेल है। हूर उसके करीब होते सीने पर दोनों बाजू बांधते गहरा मुस्कुराई थी। अब हार तुम्हारा मुकद्दर है साहिर खानज़ादा, वो इतराई थी। स्विमिंग, फ्लाई, जंपिंग, क्लाइंबिंग, इसमें भी तुम्हें हरा दूंगी। चैलेंजिंग करने वाले अंदाज में बोल रही थी। बेशक वो घुड़सवारी में बहुत अच्छी थी, मगर वो साहिर खानज़ादा को कभी नहीं हरा सकती थी। सामने खड़ी इस लड़के से हारने का अपना ही मज़ा था। साहिर खान का दिल उसके गाल में पड़ने वाले डिम्पल में डूब कर उपरा। साहिर ने नरमी से उसकी आरिज़ पर अपना हाथ रखा और साहिर खान की आंखों में लो देते गहरे झांसपात देखते
गुलाब की तरह सुर्ख हुई थी, लबों पर ठहरी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। साहिर खानज़ादा ने अपने दिल पर नामहसूस अंदाज में हाथ रखा। सामने खड़ी लड़की अपनी अदाओं से उसके दिल को दिन ब दिन कमज़ोर करती जा रही थी। वो अपनी धड़कनों के इंतशार पर ही काबू ना पा सकता था। फिर तो इस सिगरेट का साथ बहुत गहरा है इश्क। तुम जब जब मुझे हराओगी मैं ऐसे ही पीकर अपना गम हल्का करूँगा। साहिर ने कहते अपनी पैंट की पॉकेट से जब 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 तुम मुझे हराओगी मैं इसे ही पीकर अपना गम हल्का करूँगा। साहिर ने कहते अपनी पैंट की पॉकेट से लाइटर निकाली, सिगरेट को दोबारा जलाया जो बुझ चुका था। अभी उसने अपने लबों में दबाया ही था और उसके लबों से सिगरेट खींच चुकी थी। वादा करो तुम कभी सिगरेट नहीं पियोगे। मुझे सिगरेट पीने वाले मर्दों से सख्त नफरत है। और ने साहिर खान की ग्रीन आंखों में अपनी आंखें काटते कहा, तुम्हें लगता है तुम कहोगी मैं यह छोड़ दूंगा? साहिर खान के सवाल पर मुस्कुराते हुए उसके करीब हुई। वो इसके इतना करीब थी कि साहिर खान को उसकी सर्द सांसें अपनी ठोरी पर बिखरती महसूस हो रही थी। उसके करीब आने पर अपनी सांसें तक रोक चुका था। उसकी खुशबूदार सांसों को शिद्दत से खुद में कैद करने को उसका दिल मचला था। धड़कता दिल अब साहिर खान को अपने कानों में बजता महसूस हो रहा था। हाँ तुम छोड़ दोगे, तुम मेरे कहने पर यह दुनिया छोड़ दो। ये सिगरेट क्या चीज़ है? उसके कान में झुकती सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। इतना यकीन, इतना मान था उसे इस पर। साहिर खानज़ादा ने उसी पल अपनी पॉकेट से लाइटर और सिगरेट केस निकाल कर दूर उछाल दिया था। वादा है मेरा तुमसे, मैं मर जाऊंगा मगर कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो इसकी बात पर फिर से हंसी थी। उसको हंसता देखकर साहिर खान भी हंस दिया था। फार्म हाउस में दोनों की दिलकश हंसी गूंजती नारंगी शाम में बिखर कर इस शाम को और खूबसूरत बना गई थी, जिसे याद करते बंद कमरे में भी साहिर खान की हंसी गूंजी थी। लबों पर हंसी थी मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साहिर ने अपनी सुर्ख आंखें खोलते अपनी दो उंगलियों से बेदर्दी से मस ली। साहिर ने अपने अंदर उठते इस तरह पर काबू पाते सिगरेट का गहरा कश लिया। कल तक इस सिगरेट से नफ़रत हो गई थी क्योंकि उससे नफ़रत थी। आज यही सिगरेट उसके गमों का साथी था। उस दिन जिस लड़की को उसने अरहाम के हिसार में देखा था, उसे देखकर उसके दिल की धड़कनों ने उसी तरह शोर मचाया था जिस तरह हूर को देखकर उसकी धड़कनें अपने काबू में ना रहती थी। मगर इन क्रिस्टल ब्राउन आंखों ने उसे क्यों नहीं पहचाना था? वो इतनी सर्द सपाट क्यों थी? क्यों उसे देखते ही अनजान बन गई थी? उसकी हूर ऐसी तो ना थी। इन सवालों और उसकी आंखें याद करते वो आज अरहाम खानज़ादा से इसलिए मिलने गया था मगर चाहते हुए भी उसके मुतल्लिक ना पूछ सका था। अरहाम खानज़ादा इस लड़की को लेकर कितना पोजेसिव था उसने उस दिन बखूबी महसूस कर लिया था जब उसने भागते हुए उसके चेहरे के गिरते निकाब को संभाला था। वो जिस तरह उसे अपने हिसार में लेकर गया था, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं कर सका था। खानज़ादा था। वो लोग अपनी औरतों को लेकर हसास होते हैं, कैसे कुछ पूछ सकता था? वो कैसे कुछ पूछ सकता था? किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है। वो एकदम चिल्ला उठा। जिस दिन वो किसी की हो गई तो यकीनन ये दिल बंद हो जाएगा। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इसका मतलब है वो आज भी सिर्फ मेरी है। साहिर खान अपने दिल में उठते सवालों से परेशान होते बुलबुला उठा। तड़प ये इश्क की कभी नहीं जाती कि जान देकर भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा जहाँ से लौट कर कोई सदा नहीं आती। मोबाइल निकाल कर उसने हूर की तस्वीर पर अपने लब रखे थे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इसका मतलब है तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। साहिर खानज़ादा मोबाइल सीने से लगाते तकिए पे सर रखे चित लेट चुका था। हर रोज़ की तरह उसके आंसुओं से तकिया भीग रहा था। बहारे और शहराम खानज़ादा हवेली के जनान खाने में दाखिल हुए थे। बहारे अपने कमरे में जाने लगी तो शहराम ने उसका हाथ नरमी से पकड़े से अपनी तरफ खींचा। बहारे उसके चौड़े कुशादा सीने से आ टकराई थी। जनान खाने में मीना खानम रोज़ीना खानम मौजूद थी।
इन लोगों की नज़र अभी तक उन पर नहीं पड़ी थी। जनान खाने में मौजूद मुलाहज़ पाँव की नज़र उन पर पड़ चुकी थी, जिनकी दबी दबी मुस्कुराहट बहारे का खून जला गई। शहराम की हरकत पर वो खिफ्त से सुर्ख पड़ी। मेरी बहारे, कमरे में जाकर सोना मत, मेरा इंतज़ार करना। मुझे मोरे के पास थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द कमरे में आऊँ, ताकि मेरी बहारे को मेरा इंतज़ार न करना पड़े। शहराम ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसके माथे पर अपने लब रखे। जनान खाने में मौजूद अब सबकी नज़र उन पर पड़ चुकी थी। जरान भी उसी लम्हे जनान खाने में दाखिल हुआ था। सबको देखते बहारे का रंग तांबे की मानंद सुर्ख पड़ा। जरान के सामने वो शर्म से पानी पानी हुई थी। वो अपने लब काटते नजरें झुका के शहराम मुस्कुराते हुए जरान की तरफ बढ़ा। कैसे है लाला? शहराम जरान के गले लगा था। ये जो तुमने अभी किया है, इसके लिए तुम्हें कमरा दिया हुआ है। जरान खानजादा की घोड़ी पर शहराम का कहका बुलंद हुआ। लाला, बीवी से इतनी मोहब्बत तो कमरे से बाहर भी की जा सकती है। कमरे में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। शहराम की बात पर बहारी मजीद वहाँ ठहर नहीं सकी थी। पैर पटकते अपने एक कमरे की तरफ बढ़ गई। जिस तरह तुम्हारी बीवी कमरे में गई है, यकीनन आज की रात तुम तन्हा ही सोओगे। जरान ने उसे घूरा था। आप मेरी फिक्र न करें, मैं मना लूँगा उसे। शहराम की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ। इससे पहले इससे पहले तुम कमरे में जाकर पिटोगे उससे। इससे पहले यकीनन कमरे में जाकर पीटोगे उससे। वैसे भी तुमने खानों का नाम ख़राब करके रख दिया है। जरान की घुरियों में इजाफा हुआ था। आप और अरहम लाला है ना ये नाम बुलंद रखने के लिए, मेरी क्या ज़रूरत? शहराम खानज़ादा ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ जरान के अब्रिश के साथ रवैये पर चोट की। कमरे में बाद में पीटोगे, पहले यहाँ मुझसे पिट जाओगे। जरान ने शहराम को घूरते हुए तंबी की। जरान क्यों डांट रहा है हमारा बेटे को? एक हफ्ते बाद आया है वो हवेली। अमीना खानम ने आगे बढ़ते शहराम को गले से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मोरे, कैसी हैं आप? शहराम ने उन्हें सीने से लगाया, उनका माथा चूमा था। सबसे मिलकर मर्दाने में पहुंचूं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जरान शहराम को हुक्म देता मर्दाने की तरफ बढ़ गया था। शहराम गहरा सांस भर कर रह गया था। मर्दाने में जाने का मतलब था 2-3 घंटे वहाँ पर बर्बाद करना, और उसकी नाजुक और ज़िद्दी बहारें कभी उसका इतनी देर वेट ना करती। वो परेशान हुआ था। जरान को भी नाराज़ नहीं कर सकता था और ना बहारे को नाराज़ करता था। वो गहरी सांस भरता झंझला गया था। बाहर एक कमरे में दाखिल हुई तो बेड के वस्त में एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई गया। रेड रिबन में लिपटा खूबसूरत बॉक्स। बाहर ने आगे बढ़ते हुए बॉक्स खोला, जिसमें ब्लैक कलर की नाइटी थी। पैरों तक छूती खूबसूरत सी नाजुक ब्लैक कलर में नाइटी देखकर बहारे का रंग सुर्ख पड़ा, जिसकी बैक नेट की थी। अगला गला भी काफ़ी गहरा था। बहारे ने गुस्से से वो नाइटी उठाकर सोफे पर फेंक दी। आज वो मीटिंग रूम में इस वल्गर नाइटी की बात कर रहा था। इसकी सोच सिर्फ यहाँ तक महदूद है। इतने दिनों बाद आया है, इसे सिर्फ वही सब कुछ चाहिए, मेरा कोई ख्याल नहीं। इस सब को अपनी मोहब्बत का नाम देता है, जैसे हवेली के बाकी सब मर्द देते हैं। मगर मैं हूर अब्रिश नहीं, बहारे हूँ। बहारे गुस्से से सोफे पर नाइटी को देखते तल मिलाते हुए सोच रही थी। उसे इस बात का एहसास ही न था वो भी हवेली की दूसरी औरतों की तरह ही थी। फ़र्क सिर्फ ये था, शहराम खानज़ादा ने अभी तक हवेली की मर्दों की तरह उसे अपना सफाक रूप नहीं दिखाया था। इतनी बलकर नाइटी उसने आज तक नहीं देखी थी, जो उसकी कान की लोएं तक सुर्ख कर चुकी थी। आज तक उसने उसके कहने पर इसकी लाई हुई कोई नाइटी नहीं पहनी थी। कितनी ही ऐसी नाइटीज उसके लिए कमो पेश लाता रहता था। बहारी ने थकन से अपनी आंखें मोड़ी। आज का दिन बहुत हेक्टिक था। वो कम से कम आज की रात तो शहराम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर वो हॉस्पिटल से आते हुए गाड़ी में भी उसका हाथ थामे ड्राइविंग करते आया था। उसकी आंखों में नरम गर्म जज्बात देखते सारे रास्ते झंझलाती रही थी। कमरे में आके उसकी झंझलाहट में इजाफा हुआ था।
बहार ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेते वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तो गुलाबी कलर के सिंपल से फ्रॉक में मलबूस थे। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तो गुलाबी कलर के सिंपल से फ्रॉक में मलबूस थी। अपने बालों को कैचर से आज़ाद करते बहारे उन्हें बुर्श से सुलझाने लगी। दफ्तर शहराम अंदर दाखिल हुआ। वो दरवाज़ा लॉक करते वे करारी से बहारे की तरफ बढ़ा। ये क्या पहन लिया बहारे? मैं तुम्हारे लिए जो लाया था वो क्यों नहीं पहना? शहराम ने बहारे का रुख नरमी से अपनी तरफ मोड़ते गंभीर लहजे में कहा। वो पहनने के लायक नहीं था। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, बहारे स्मार्ट अंदाज में कहती बेड की जानिब बढ़ी। क्या हुआ है? मूड क्यों इतना ख़राब है? मैं सबसे मिलकर सीधा कमरे में आया हूँ। मर्दान खाने भी नहीं गया ताकि तुम्हें मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। तुम्हारे लिए मैंने ज़रान लाला का हुक्म भी पर से पुष्ट डाल दिया है। शहराम ने उसका चेहरा ठोरी से ऊपर उठाते उसके गाल पर मौजूद स्याह तिल पर अपने लब रखे। मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हें इतनी बेशर्मी बाहर नहीं दिखानी चाहिए थी। बहारे उसके हज़ार से दूर हुई थी। मेरी बहारे, वो तो मेरी मोहब्बत थी। सबको पता होना चाहिए तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तुम्हें मेरी बेशर्मी नज़र आई है, मेरी मोहब्बत नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। शहराम उसे करीब करता शिद्दत से अपने सीने में भींच चुका था। शहराम, मुझे तुम्हारी ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। आइंदा मुझे किसी के सामने मत छूना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब छोड़ो, मुझे बहुत नींद आ रही है। बहारे ने उसे दोनों हाथों से खुद से दूर किया। क्या मतलब है इस बात का? शहराम ने उसे कलाई से पकड़ते अपने मुकाबिल किया। शहराम का लहजा सर्द धुआं था। उसकी नींद वाली बात से ज़्यादा उसकी लहजे की खुश्की ने शहराम खानज़ादा के चेहरे के तासरात सर्द किए थे। उसे इसका सबके सामने छूना पसंद नहीं था। ये बात भी उसे काफ़ी हर्ट कर चुकी थी। तुम अच्छी तरह जानते हो आज कितना मसरूफ़ दिन था, मैं कितनी थक गई हूँ। तुम अभी तक एक ही बात कर रहे हो। बहारे गुस्से से झंझलाई। बहारे, 1 हफ्ते बाद आया हूँ। क्या बीवियाँ ऐसे इस्तकबाल करती हैं अपने शौहरों का? ये रवैया होता है। खुश्क सर्द सपाट गाड़ी में, ऑफिस में और बाहर जनान खाने में भी तुम्हारा यही मूड था। ठीक है, तुम वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी। अब कमरे में क्या मसला है? शहराम गुस्से से लफ्ज़ छुपाते भड़क उठा था। शहराम, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। बहारे बेरुखी से कहते बेड की तरफ पड़ी। शहराम उसे कमर से जकड़े खुद के करीब कर चुका था। मैंने ऐसे 1 हफ्ते में हर पल हर सेकंड तुम्हें याद किया है। सारी सारी रात तुम्हें याद करते हुए गुजारी है। मेरे आज के दिन का हर सेकंड मुझ पर भारी पड़ रहा था। सारा दिन मैंने रात होने का इंतज़ार किया है। तुम ये सलूक कर रही हो मेरे साथ? शहराम ने गुस्से से सिलकते हुए इस पर कहरबार निगाह डाली। मैंने भी आज सारा दिन रात होने का इंतज़ार ये किया है। कब रात हो मैं आराम करूं। तुम्हारे सामने मेरा दिन मैंने भी आज सारा दिन रात होने का इंतज़ार किया। कब रात हो मैं आराम करूं। तुम्हारे सामने ही मेरा दिन गुजरा है, फिर भी मुझसे तुम ये सवाल कर। बहुत खुदगर्ज हो तुम। बहारे ने तिनक कर जवाब दिया। मैं खुदगर्ज हूँ बहारे? शहराम बहारे को देखता इस्तेज़ाया हंसा था। वो बेरुखी से मुंह फेर गई थी। तुमने मुझे एक दिन भी याद नहीं किया? शहराम ने उसका अजनबियत भरा रवैया देखते पूछा। उसके हिसार में सर्द नज़रों से उसे देख रही थी। नहीं, मेरे पास तुम्हें याद करने के लिए टाइम ही नहीं था। बहारे बेरुखी से बोली। किसी को याद करने के लिए टाइम नहीं निकाला जाता, याद तो खुद ब खुद आ जाती है बहारे। शहराम इस्तेज़ाया मुस्कुराया। तुम ये कह सकते हो शहराम, तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ 1 हफ्ता गुजार कर आए हो, इसलिए तुम्हारे पास फ्री टाइम था। मगर मैं यहाँ बहुत मसरूफ़ थी। ठीक कह रही हूँ, मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ था और यहाँ डॉक्टर बहारे बहुत मसरूफ़ थी। बहारे की बात काटते हुए तंसिया बोला। वैसे ये डॉक्टर बहारे, जब डॉक्टर बहारे नहीं थी तब भी इस चेहरे पर अपने शौहर को देखकर ऐसे ही बिजारियत छाती थी। तब भी तुम्हें ऐसे ही नींद आ जाती थी मुझसे बचने की। का बहाना अच्छा है तुम्हारे पास। शहराम का लहजा तन से भरपूर था जो बहारे को आग लगा गया था। अगर ऐसी बात है तो क्यों आते हो मेरे पास? वो तड़कते हुए बोली। अगर मैं तुम्हारे करीब ना हूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहारे। शहराम ने उसकी कमर पर अपने मजबूत हाथ का दबाव डालते उसके चेहरे पर सुलगती सांसें छोड़ते बोला। उसका लहजा आग सी तपश लिए हुए था। उसकी आंखों का सर्दपन और सिलकता लहजा महसूस करते उसके हिसार में खामोश हो गई थी।
अगर वो उसे मज़ीद कुछ कहती वो यकीनन बर्दाश्त ना करता। शहरान प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, बहारे ने नजरें झुकाए कहा। बहारे की एक हिरट पर शहराम ने उसे बाजों से सख्ती से दबोचे अपने करीब किया। यानी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी खामोशी का मतलब समझते। उसका मुंह अपने आनी हाथ में दबोचते उसकी आंखों में देखते कर आया था। उसकी सख्ते पर बहारे की आंखें नम हुई। उसने बहुत सख्ती से उसका मुंह दबोचा था। जाओ सो जाओ बहारे, शहराम ने उसे नरमी से अपने हिसार से आज़ाद किया। वो जल्दी से बेड की जाने बढ़ते कंबल में गरूब हो चुकी थी। शहराम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहा। दिल में मबहम सी उम्मीद थी उसे मनाएगी या फिर उसकी बात को झुठलाएगी कि उसे उसका करीब आना बुरा नहीं लगता। मोहब्बत की वजह से ना सही बल्कि उस रिश्ते की वजह से ही सही जो उन दोनों के माबेन था। जब्त का दामन छूटा तो शहराम ने पेंट की पॉकेट से मोबाइल निकालते दीवार पर दे मारा था। इससे ज़्यादा वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। शहराम गुस्से से वॉशरूम होते हुए पड़ा था। उसका दरवाज़ा धार से बंद कर चुका। काफ़ी देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करता रहा जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चाहता तो अपने शौहर होने का हक ज़बरदस्ती ले सकता था, कितनी मरतबा लिया भी, मगर अब उसका दिल चाहता था वो भी उसकी मोहब्बत महसूस करे, उसकी गुर्बत के लिए तड़पे। क्या उसके नज़दीक पढ़ा लिखा होना, किसी बड़ी पोस्ट पर होना ही इतनी बड़ी बात थी कि उसके आगे उसकी सच्ची मोहब्बत ही मान पड़ जाती थी। वो तो बहारे की खूबसूरती से मोहब्बत नहीं करता था, वो तो उसकी रोज़ से मोहब्बत करता था। तभी तो वो जैसी भी थी कभी उसकी मोहब्बत कम ना हो सकी थी, बल्कि बदतदरीज शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। ग्लास केबिन से सर टिकाए हुए था। नीम गर्म पानी की बौछार उसके सर से होती उसकी बरहना कमर पर पड़ रही थी। शहराम ने टैब घुमाते ठंडा पानी ऑन किया। अब वो यक ठंडे पानी के नीचे खड़ा अपने दिमाग में उठती तपश को कंट्रोल कर रहा था जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस शर्टलेस काफ़ी देर बाद कमरे में आया था। शहराम ने एक नज़र बेड को देखा जहाँ बेड के वस्त में कंबल मुंह तक लपेटे सो रही थी। कमरे में गूंजती मध्यम सांसें इस बात की गवाह थी वो गहरी नींद सो चुकी है। उसका चैन नींद हराम करके वो चैन की नींद सो चुकी थी। शहराम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे से कंबल हटाते उसके चेहरे को वो गौर देखा। वो गहरी नींद में महव थी। काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। उसकी मोहब्बत इश्क थी, मगर इतनी जालिम क्यों थी समझ नहीं पाया था। आज तक उसकी शदीद मोहब्बत की आँच उस तक क्यों नहीं पहुँच पाई थी। उसकी मोहब्बत में कोई खोट था। वो पत्थर दिल से मोहब्बत कर बैठा। शहराम के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट बिखर कर मासूम हुई। उसके नाजुक गाल पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरते उसके चेहरे पर झुका। वो जालिम हो तुम मेरी बहार है। तुम्हें ज़रा मेरा एहसास नहीं। क्या इतनी जालिम होती हैं बीवियाँ। उसकी आरज़ पर अपने लब रखता मध्यम सी सरगोशी में बोला। काफ़ी देर तक उसकी एक एक नकोश को अपने लबों से छूता रहा था। उस पर अच्छी तरह कंबल दिए वो बेड की दूसरी जानिब बढ़ा। बेड क्राउन के साथ टेक लगाए, सिगरेट जलाए, लबों से लगाया। उसे नींद तो आनी नहीं थी आज। पूरा बदन आग की भट्टी की मानिंद सिलकता पास लेटी दुश्मन जा को खुद में समोल लेने को तड़प रहा था। काफ़ी देर तक ऐसे ही सिगरेट पीते रहा। कमरे की नीलगों रोशनी में उसकी सिलकती लो देती नजरें अपनी बीवी पर रही थी जो गहरी नींद में महव थी, जिसे उसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। उसकी बेतनाई बेरुखी उसे अंदर तक जला रही थी। उसकी शदीद मोहब्बत और सच्चे जज्बात की आँच अभी तक उस तक क्यों नहीं पहुँच सकी थी। उसे उसकी मोहब्बत क्यों नहीं नज़र आई थी। ये एक ही सवाल उसे जहरीले नाग की तरह डसते उसकी रूह को भी नीला कर रहा था। उस सिगरेट पीता कब से अपने ज़ख्मी दिल को जला रहा था। जाने कितनी देर गुजर गई थी। बेड क्राउन के साथ टेक लगाए सिगरेट पीते बहारे को देख रहा था। जो बहुत सुकून से गहरी नींद सो रही थी। बहारे ने नींद में कसमसाते हुए आंखें खोली तो शहराम को क्राउन के साथ टेक लगाए सिगरेट पीता देखा। जो सिगरेट पीता उससे ही देख रहा था। उसकी
सिर्फ आंखों में प्यास देखते हुए जल्दी से घबराते रुख पलट गई थी। भारे ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाई, नजरें दौड़ाई जहाँ रात के 3 बज रहे थे। वो हैरान हुई थी, वो अभी तक जाग रहा है। भारे अपना लब कुचल कर रह गई। वो जानती थी अभी तक क्यों नहीं सोया। उसकी सुर्ख आंखों में प्यास से हलकोरे लेते जज्बात देख चुकी थी। एक पल के लिए बहारे का दिल परेशान हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर, उसके गुस्से का सोचकर भी उसका दिल लरसा था। दूसरे पल सुकून से आंखें मौन चुकी थी। वो जानती थी उसके बगैर नहीं रह सकता। उसे पूरा यकीन था वो कल तक खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए अब अपनी नींद ख़राब करने का सोच भी नहीं सकती थी। बहारे उसे जागता देखकर भी बेहिस बनी करवट बदल चुकी थी। शहराम का दिल टुकड़ों में बटा था। बेड से उठता सोफे की जाने बढ़ा। सोफे पर लेटकर आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा। अच्छी तरह जानता था उसे आज की रात नींद नहीं आनी थी। और हम साहिर खानज़ादा के जाने के बाद अपने ऑफिस की ग्लास विंडो से कि बाहर के मनाजिर देखते अरहम खानज़ादा के मतलब सोच रहा था। साहिर खानज़ादा जैसे उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। इतने दिनों से, इतने से काम के लिए कभी उसके पास नहीं आता। उसे नहीं लगता था साहिर खानज़ादा उसकी मेज़बानी की ज़रूरत थी। कोई इतनी दूर उसके ऑफिस में उससे मिलने आता। वो ग्लास विंडो से बाहर देखता गहरी सोच में गुम था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरहम ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी का तासर उभरा था। अरहम ने मुश्किल ही उसे देखकर अपने लबों पर स्माइल सजाई थी। अगर वो अहमदी साहब की बेटी ना होती तो उसकी इस हरकत पर वह मिनटों में उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। हेलो, कैसे हैं आप मिस्टर अरहम खानज़ादा? अपने लबों पर दिलकश मुस्कुराहट से जाए बोली। अरहम ने सर निगाहों से उसकी ड्रेसिंग को देखा था। बेहद टाइट जीन्स के साथ बेहद शार्ट स्किनी शर्ट, उस पर बेहद स्टाइलिश जैकेट पहन रखी थी। शार्ट स्किनी शर्ट से उसका आधा पेट छलक रहा था। मुझे लगता है तुम्हें आने से पहले मेरे ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था। आराम चाहते हुए अपने लहजे की कड़वाहट छुपा ना सका था। वह अहमदी साहब की बेटी होने का फ़ायदा उठाए बिना रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म किए ऑफिस में आ गई थी। या फिर रिसेप्शनिस्ट ने भी इसे अहमद साहब की बेटी होने का कुछ ज़्यादा ही मार्जिन दे दिया था। मैं आपके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करना चाहती थी मगर आपके ऑफिस से साहिर खानज़ादा को निकलते देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। इसलिए बौखलाहट में दरवाज़ा नॉक करना भूल गई। निशा अरहम के सामने वाली चेयर पर बैठे दिलकशी से बोली। अरहम को सब समझ आ रहा था। उसे अपनी जवानी और अदाओं से ज़ेर करना चाहती है। उसकी आंखों में अपने ये पसंदीदगी की वाज़िया झलक देख चुका था। हर दूसरे दिन उसके ऑफिस में चली आती थी। उसकी बेरुखी के बावजूद वो उससे यूं ही बेमकसद बातें करती रहती थी। अरहम को अंदाज़ा हुआ था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ठीक थी। वैसे वो साहिर इधर क्या कर रहा था? निशा ने अपने क्यूटेक्स को देखते आम से लहजे में पूछा मगर उसके लहजे में छुपी बेकरारी जान चुका था। उसे ज़रूरी काम था। अरहम ने निशा को देखते जब से जवाब दिया। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था वो यहाँ आपसे मिलने आया? निशा के अगले सवाल पर अरहम ने गुस्से से अपनी आईब्रो मसली। उसका नेक्स्ट गाना हमारे इलाके में पिक्चराइज हो रहा है, इसी सिलसिले में बात करने आया था। अरहम ने अपनी जान छुड़वाने तो उसे साहिर के आने की वजह बताई। वो वजह जाने बगैर यहाँ से टलती ना वो जानता था। इसके साथ एक दो मुलाकातों में उसे अंदाज़ा हो गया था। अब मुझसे मजाक कर रहे हैं। निशा चेयर पर सीधा होते बोली। मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम्हारा मजाक है जो मैं तुमसे मजाक करता फिरूँ। तुम्हें अहमदी साहब की बेटी होने की वजह से मार्जिन देता हूँ, वरना तुम मेरे ऑफिस की फ़ीमेल स्टाफ से पूछ सकती हो। मैं काम के अलावा उनसे बात तक नहीं करता। अरहम खानज़ादा ने निशा को देखते संजीदगी से कहा। जानती हूँ सुल्तान अहमद शाह का नाम ही बहुत है और उनकी बेटी होना मेरे लिए एहसास की बात है। निशा तलखी से मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर एकदम तलखी उभरता देखकर हैरान हुआ था। हमेशा अहमदी साहब के नाम पर उभरती थी। अब अगर आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे तो मुझसे झूठ तो यकीनन बोल रहे हैं। निशा की बात पर अरहम ने उसे घूर कर देखा। उसके घूरने पर निशा का दिलकश कहका ऑफिस की दरों दीवार को छू गया। आपकी पर्सनैलिटी में आपकी आंखें बहुत सहर अंगेज़ हैं। मैं सोचती हूँ इन आंखों में अगर कभी निशा सुल्तान का अक्स लहराए तो ये आंखें कैसे लगेंगी? निशा अरहम को देखते अब गहरा मुस्कुराई थी। मिस सब्रीना, मेरी नेक्स्ट मीटिंग कितने बजे तक है? अरहम ने इंटरकॉम उठाते हुए कहा। ठीक है, अगले 5 मिनट तक मीटिंग की तमाम डिटेल लेकर मेरे रूम में आए।
अरहम निशा की बात मुकम्मल इग्नोर करते इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी से मुखातिब हुआ। ये निशा को यहाँ से जाने का अंदिया दिया था, मगर वो अपने डार्क शहद रंग बालों को झटकते बेनियाजी से मुस्कुरा गई थी। अरहम अब गहरा सांस भर कर रह गया था। यकीनन ये बला अभी नहीं टलने वाली थी। आपको लगता है मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ? तो ऐसी बात नहीं है। साहिर खानज़ादा ने पिछले 6 माह से गाना गाना छोड़ दिया है। मुझे यकीन है वो मर जाएगा, अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है उसने आपसे अपने नेक्स्ट सॉन्ग के मुतल्लिक बात की हो? या तो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं या फिर साहिर खानज़ादा ने आपसे झूठ बोला है। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, ये बात मैं समझती हूँ, मगर साहिर आपसे क्यों झूठ बोलेगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई, ईशा ने संजीदगी से कहा था। साहिर खानज़ादा झूठ बोल रहा था, ये उसे भी अंदाज़ा हुआ था। वो लोगों के चेहरों के झूठ सच का अंदाज़ा लम्हों में लगा देता था। ओके निशा, तुम जाओ, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में जाना है। अरहम ने उसे यूं ही जमा देखकर नरमी से कहा। वो अहमदी साहब की इकलौती बेटी थी। वो चाहते हुए उसके साथ सख्ती नहीं बरत सकता था। वजह अहमदी साहब के साथ बिज़नेस का प्रोजेक्ट होना नहीं था, बल्कि अहमदी साहब की बहुत इज्जत करता था। मैं जानती हूँ आपकी आज पापा के साथ मीटिंग है, अगर आज की मीटिंग में वो नहीं आएंगे। निशा ने चेयर से टेक लगाते मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब वो नहीं आएंगे? अरहम ने संजीदगी से पूछा। कल रात से वो कमरे से बाहर नहीं निकले, वो कल से शोक में डूबे हुए हैं। अरहम ने मुतअज्जब नज़रों से निशा को देखा था, जो बहुत सफाकी से सुल्तान अहमद शाह के मुतल्लिक बात कर रही थी। आज सैटरडे है, तो हर सैटरडे वो हमेशा अपनी लाडली बेटी के साथ गुजारते थे। जब से वो गई है, वो फ्राइडे की नाइट को कमरे में बंद हो जाते हैं। 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं आती। निशा के लहजे के कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन उनकी इकलौती बेटी तो तुम हो। अरहम की बात पर उसका बुलंदोबाग कहका जारी हुआ था। फिर वो हंसती चली गई थी। अरहम उसे पागलों की तरह हंसते हुए देख रहा था। आई एम सॉरी, बात ही इतनी मजहक का खेज थी। निशा ने हंसते हुए अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। अगर मैं उनकी इकलौती बेटी होती तो ये मेरी खुशनसीबी होती, मगर खुशनसीब वो थी जिससे सुल्तान अहमद शाह बहुत प्यार करते थे, बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। पता है, मुझे भी यही लगता था कि मैं सुल्तान अहमद शाह की बेटी हूँ, मगर वो तो सिर्फ उसी के पापा थे। मैं अपने बचपन में यही सोचती थी, पापा होर से इतना क्यों प्यार करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते। मगर मुझे कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। पापा की हर बात में सिर्फ हूर होती थी। हूर ने कब खाना खाया, हूर ने कब पानी पिया, वो खामोश क्यों है, उसकी आंखें नम क्यों हैं। पापा को मीलों दूर हूर की तबीयत के बारे में पता चल जाता था। वो ज़रा सा छींकती थी, पापा अपनी तमाम बिजनेस मीटिंग्स छोड़कर भागे आते थे। निशा की आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। पापा जहाँ जाते हूर को साथ लेकर जाते, अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जिस मुल्क में भी जाते हूर उनके साथ होती। मुझे और मामा को यहीं छोड़ जाते थे। मैं मामा से पूछती थी, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, उन्हें सिर्फ हूर ही की नज़र क्यों आती है। और मैं हर बार वो छोटी है कहकर खामोश हो जाती थी। मेरी माँ, जो कहने को मेरी सगी माँ है, मगर मुझसे ज़्यादा प्यार अहमियत हूर को देती है। मुझे बहुत बाद में अंदाज़ा हुआ, मेरी माँ हूर से प्यार करने का सिर्फ नाटक करती थी। यह एहतजाया हंसी थी। असल में तो वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का। सारा प्यार तो उन्होंने हूर को दे दिया, चाहे दिखावे के तौर पर सही। मेरे हिस्से में तो कुछ ना आया, दिखावे का प्यार भी नहीं। ईशा ने भीगी आंखों से अरहम को देखते यासियत भरे अंदाज में कहा, हूर को मेरी माँ के प्यार की ज़रूरत भी क्या थी। सुल्तान अहमद शाह तो माँ और बाप दोनों थे, प्रिंसेस की तरह पली बड़ी है। वो ज़रा सा नाराज़ हो जाती थी। पापा घंटों उसके सामने उसी कमरे के बाहर खड़े रहते थे। पापा के पास एक्स्ट्रा चाबी होती थी उस कमरे की, मगर वो घंटों दरवाजे पर खड़े उसे मनाते थे। अंदर से रोते हुए चीखते हुए उन्हें बातें सुनाती थी। वो बहुत तहम्मुल से उसकी हर बात का जवाब देते। फिर पता क्या होता, घंटों उन्हें सताने के बाद दरवाज़ा खोल देती। पापा मुस्कुराते हुए से कहते, आई ऑलवेज विन, मैंने तुम्हें मना लिया। और मुँह बनाते कहती, मैं अभी मानी ही नहीं, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। पापा इस बात पर बहुत हंसते थे। मैं भी उनसे नाराज़ होती थी, बहुत होती थी। हफ्तों उनसे नाराज़ रहती, मगर उन्हें कभी खबर ही नहीं हो सकी मैं उनसे नाराज़ हूँ।
हर प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ सिर्फ हूर के नाम खरीदी जाती। निशा की आंखों से अब आंसू बहना शुरू हो चुके थे। मैं हूर से बहुत नफरत करती हूँ, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। उसने हर वो इंसान मुझसे छीना है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं पापा से करती हूँ, मगर पापा को कभी मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई, मेरे आंसू नज़र ही नहीं आए। अब मैं बहुत खुश हूँ, हूर नामी कांटा मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है, मगर पापा को दुखी देखकर मैं खुश भी नहीं हो पाती। मैंने उसके जाने के बाद भी उन लोगों की मोहब्बत नहीं पा सकी, बल्कि मैंने उन लोगों को मुकम्मल तौर पर खो दिया है, मेरी ज़िंदगी से जाकर भी नहीं सकी। मैं नफ़रत करती हूँ हूर सुल्तान शाह से, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। निशा की आंखों में अब चिंगारियाँ फूट रही थी। अरहाम को समझ नहीं आ रहा था उस पर तरस खाए या फिर उससे हमदर्दी करे। उसे समझ नहीं आया था उसकी नफ़रत का जवाब था या वो बिला वजह थी। अरहाम को उसकी नफ़रत से कुछ लेना देना नहीं था। अरहाम उसके बोले गए आखिरी चंद लफ्ज़ सुनते हुए परेशानी से चेयर पर पहलू बदलते सीधा हुआ था। हूर सुल्तान शाह। अरहाम के लबों से लफ्ज़ टूट कर अदा हुए थे। नहीं, ये कैसे हो सकते हैं? उसका नाम तो हूर सुल्तान अहमद है, यही नाम निकाह नामे पर दर्ज था। उसने तो कहा था उसका दुनिया में कोई नहीं, और अहमदी साहब इतने ताकतवर, इतने रिचेस्ट मैन है, हूर का ताल्लुक कैसे हो सकता है? मुझे मर्दान की सड़कों पर मिली थी, सुल्तान अहमद शाह की बेटी। इस तरह उजड़ी बिखरी हालत में नहीं, ये एक इम्पॉसिबल बात है। वो अपनी ही सोचों को झुठला चुका था। इरहाम निशा से एक्सक्यूज़ करता ऑफिस से बाहर निकल आया था।